जय हिंद मेरे डियर साथी। मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री यानी क्लिनिकल पैथोलॉजी पेपर सोल्यूशन 2025। इसके पहले हम आपको बता देना चाहते हैं 2023 का पेपर सोल्यूशन नहीं देखें तो आप जाके देखिएगा, 2024 का भी नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं आपके सामने। ठीक है, ये पेपर सोल्यूशन आपके सामने बायोकेमिस्ट्री का, और ये कौन सा टॉपिक है, हिंदी और इंग्लिश मिक्स जो बैच जारी किया गया था उनके लिए ये सारी चीज़ें हैं। इंग्लिश में चाहिए तो इंग्लिश में भी उपलब्ध करा दिया जाएगा। ठीक है, टाइमिंग की बात की जाए तो टोटल कितना 3 घंटा होता, 80 नंबर का क्वेश्चन। ये सब जनरल चीज़ें आप जानते हैं। सीधे अपने मेन मुद्दे पर आते हैं आपके सामने। यहाँ पे देखिए क्या दे रखा है आपके सामने। टोटल लॉन्ग में टोटल 7 क्वेश्चन रहते हैं, किन्हीं 6 क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना, और हर एक क्वेश्चन कितने नंबर का रहता है, 5 6 25 30 नंबर आपके सामने बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो कह दिया आपके सामने यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 क्वेश्चन दिया गया, एनी 6, कोई आपको 6 करना है। ठीक है, कोई 6 जो अच्छे से आता है उसी को आप अटैम्प्ट कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन कुछ आपको बता, यदि इसको आपका पीडीएफ चाहिए, मतलब इसका यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो इसकी जो है प्राइस कितनी रखी गई है, केवल और केवल कितनी रखी गई, 25 रुपया रखी गई है। ठीक है, 25 रुपया में इस 2000 पेपर बायोकेमिस्ट्री पेपर सोल्यूशन 2025 का आप इजीली से अपने उपलब्ध व्हाट्सएप पे करा सकते हैं पीडीएफ के फॉर्म में, और पढ़ भी सकते हैं यहाँ से प्रिंट करवा के, या उस भी पढ़ सकते, कोई टेंशन नहीं। अब इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने पूछ दिया, डिफाइन कार्बोहाइड्रेट एंड डिस्कस इट क्लासिफिकेशन विथ एग्जाम्पल। ठीक है, मतलब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है इसके बारे में बताना पड़ेगा। उसके बाद क्लासिफिकेशन का जो फ्लो चार्ट नहीं था बड़ा सा, उसको पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो आपके सामने 6 नंबर का हो जाएगा। अब आपसे अनुरोध है, थोड़ा सा ये क्या करेगा भाव, फास्ट रहता है। ठीक है, अन्य लेक्चर की तुलना में फास्ट रहता है। क्यों? क्योंकि कार्बोहाइड्रेट वर्ग देखा जाए तो एक 40 मिनट का अकेले लेक्चर हो जाता है, बट इस वीडियो में हम क्या करेंगे, आपको केवल थोड़ा सा फ्लो रूप में बताएंगे जिससे आपके माइंड में बैठ सके। तो आपके सामने पहला कार्बोहाइड्रेट इन क्लासिफिकेशन के बारे में बताना है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन, कार्बोहाइड्रेट होता क्या, देखिए कार्बोहाइड्रेट एनर्जी, ठीक है, यानी कार्बोहाइड्रेट एनर्जी का प्राइमरी सोर्स होता है। मतलब जैसे रोटी खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, चावल खाते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये सब चीज़ जितना भी चीज़ खाते हैं सब में क्या होता है, प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट एक ऑर्गेनिक यौगिक होता है। मतलब ऑर्गेनिक यौगिक मतलब ऐसे यौगिक चाहे उसमें कार्बन हो और उसके हाइड्रोजन हो और उसके ऑक्सीजन हो, ये सब चीज़ पाए जाते हैं। कार्बन या कार्बन के यौगिक पाए जाते हैं, उसी को कार्बनिक यौगिक बोला जाता है, जो कार्बोहाइड्रेट में प्रेजेंट रहता है। ठीक, ये कंडीशन। दूसरा, कार्बोहाइड्रेट का जनरल फार्मूला क्या होता है, CnH2n का, यानी H2O का होल n। मतलब n नंबर 1 बढ़ाएंगे तो ये यहाँ पर भी 1 बढ़ेगा, उस तरह से बढ़ता चला जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं हम यहाँ से एक कोई एक्सप्लेन करते हैं। देखिए ये आपके सामने कह दिया है, यहाँ से इसको ध्यान से सुनिएगा। जैसे ये दिया गया ना, CnH2n का क्या कर देते, होल n दिया गया। मान लेते हैं n की जगह आप n बराबर क्या रखते हैं, 6, यानी 6 n बराबर क्या होगा, 6 रखते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, C6 हो जाएगा, H2O आपके सामने यहाँ से हो जाएगा 6, यहाँ से हो जाएगा। अब C6 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 6 दूना आपके सामने कितना हो जाएगा, 12, वो आपके सामने ऑक्सीजन हो जाएगा। तो ये जो दिया गया आपके सामने इजीली दिया गया। तो ये बताओ ग्लूकोज बन के तैयार होगा, जो कार्बोहाइड्रेट का एक अन्य रूप है। ठीक, तो ये आपके सामने जनरल फार्मूला। यानी देखो कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन होते हैं। मतलब कार्बोहाइड्रेट में देखा जाए तो यानी कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें कार्बन का तथा हाइड्रेट का रेशियो, हाइड्रेट मतलब आपके सामने किसका होता है, जल होता है, याद रखना जल के बारे में। इन दोनों का जो रेशियो होता है 1:1 होता है। ठीक है, अब कहेगा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो, तो कार्बन 1 रहेगा, हाइड्रोजन डबल हो जाता है आपके सामने यहाँ से। जैसे 1 यहाँ रखेंगे तो 1 होगा, ये दुगुना हो जाता है, ऑक्सीजन 1 का रहेगा। तो 1:2 में पाया जाता है। तो ये कहानी हो गई है यहाँ से। कार्बोहाइड्रेट का यूटिलाइजेशन सेल के अंदर डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट एयर की उपस्थिति में होता है, जिसे एनर्जी के रूप में एटीपी निकलती है। मतलब हमारे कोशिका के अंदर जो भी ग्लूकोज जाएगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, उसे सेल के अंदर तोड़ा जाएगा। वो भी सेल के अंदर कहाँ पर, साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में। इसी प्रक्रिया को रिस्पायरेशन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, जल प्राप्त होता है, प्लस में 38 एटीपी प्राप्त होती है। इसी एटीपी को क्या बोलते हैं, करेंसी ऑफ सेल। मतलब हमारा सेल जो एनर्जी के रूप में लेता है एटीपी को ही लेता है।
ये कहानी हो गई। नेक्स्ट में आपके सामने क्या लिख रहा है, कार्बोहाइड्रेट का फंक्शनल ग्रुप के रूप में क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले क्या होता है, एल्कोहलिक हाइड्रोक्साइल ग्रुप होता है OH के बारे में। नेक्स्ट में आपके सामने एल्डिहाइड ग्रुप होता है जिसे CHO ग्रुप बोलते हैं। कीटोन ग्रुप आपके सामने ये दिया गया है। तो ये कहानी आपके सामने यहाँ से हो गई, यहाँ से। अब हमारे शरीर के अंदर इसका रोल गुरुदेव क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट का बायोलॉजिकल रोल क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट ब्रेन सेल में नर्व इम्पल्स जनरेट करने में मदद करते हैं। मतलब जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं हमारे ब्रेन में जो इम्पल्स जनरेट होते हैं उसको जनरेट करने में ये क्या कर देते हैं गुरुदेव, मदद करते हैं। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट में क्या लिख रखा है, ठीक है, इसको यहाँ पे थोड़ा सा चार्जिंग लगाया जाए। ठीक है, तो ये करने का काम इन्हीं का होता है। ठीक है, नेक्स्ट में क्या दे रखा है आपके सामने, यहाँ पर आ जाते हैं। नेक्स्ट में क्या दे रखा है आपके सामने, DNA तथा RNA का कंपोजिशन इन्हीं कार्बोहाइड्रेट के द्वारा बनता है। हिपेरिन के यानी फार्मेशन में ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। मतलब हमारा जो ब्लड क्या होता है, थक्का बनता है तो हिपेरिन की मदद से ही बनता है। तो ब्लड क्लॉटिंग में कौन मदद करता है आपके सामने, कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट में क्या लिखा, हार्ट डिजीज के उपचार में ग्लाइकोसाइड के रूप में आपके सामने क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो ये आपके सामने कार्बोहाइड्रेट का यहाँ से था ये। अब इसका क्लासिफिकेशन देखा जाए तो इस फ्लो चार्ट को आपको बनाना पड़ेगा। आपके सामने रुकिए, इसको छोटा करते तब वो एटलीस्ट विजिबल नहीं होगा। चलिए कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। हम अब एक एक करके दिखा देते हैं, अपनी मेन अवस्था में इसको लाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए क्या दे दिया गया है, यहाँ पर से आते हैं, थोड़ा सा इसको जूम करते हैं। ठीक है, देखिए कार्बोहाइड्रेट को 3 में क्लासिफिकेशन किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। 3 में कैटेगराइज किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप के आधार पर 3 में कार्बोहाइड्रेट को बांटा गया है। ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी के आधार पर कार्बन यानी क्या होगा, पहला मोनोसेक्राइड होता है जिसमें 1 यूनिट शुगर होती है, एग्जाम्पल ग्लूकोज होता है और फ्रैक्टोज इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। डाइसेक्राइड तुम्हारे पास नाम से ही पता, डाई मतलब दो शुगर यूनिट होती है, जैसे लैक्टोज और माल्टोज वगैरह होता है। ओलियोसेक्राइड जिसमें 3 से लेके यानी 10 यानी शुगर यूनिट होती है, जैसे रैफिनोज इसका एग्जाम्पल होता है। पॉलीसेक्राइड क्या होती है आपके सामने, यही देखिए आपके सामने पॉलीसेक्राइड पूछा हुआ है, जिसमें 10 से अधिक शुगर यूनिट होती है, उसको बोलते हैं जैसे स्टार्च, इसका एग्जाम्पल ग्लाइकोजन हो गया, सेलुलोज वगैरह इसका एग्जाम्पल आते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब आपके सामने ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, जो तुम्हारे पास टॉल्वेन और फेलिंग सोल्यूशन में डिजॉल्व नहीं होता उसे नॉन रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं, जैसे एग्जाम्पल में डी ग्लूकोज हो गया और माल्टोज इसका एग्जाम्पल है। रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, इसमें आराम से डिजॉल्व हो जाता है, इसका एग्जाम्पल आपके सामने सुक्रोज दिया गया है। नेक्स्ट में आपके सामने क्या लिख रखा है, द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप के आधार पर ये होते हैं, जैसे आपके सामने एल्डोज हो गया, क्या हो गया आपके सामने यहाँ से एल्डोज हो गया। शुगर हैव द एल्डिहाइड ग्रुप होता है जिसमें डी ग्लूकोज होता है, पहला कंडीशन। दूसरा आपके सामने कीटोज होता है, शुगर हैव द कीटोन ग्रुप होता है जिसमें डी फ्रुक्टोज पाया जाता है। तो ये आपके सामने यहाँ से क्लासिफिकेशन दिया गया, PDF में फोटो रहेगा तो वहाँ पर इजीली देख सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा मेरे भैया, किसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट के बारे में। क्या क्या दिया था आपके सामने, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, इसको पूरा हमने डिफाइन कर दिया है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा आपके सामने, राइट डाउन। ठीक है, राइट डाउन द, तुम्हारे पास क्या, इसी का देखो यहाँ पर डिफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड विथ एग्जाम्पल। मतलब आपको अमीनो एसिड का क्या करना पड़ेगा, डिफिनेशन लिखना पड़ेगा और एग्जाम्पल के जरिए क्या करना पड़ेगा, पूरे अच्छे से डिफिनेशन फंक्शन वगैरह पूरा डिटेल में लिख देना है। ठीक है, मतलब आपको लॉन्ग में लिखना ही लिखना है। तो अमीनो एसिड गुरुदेव क्या होती है, ध्यान रखना, अमीनो एसिड सभी प्रोटीन के संरचनात्मक कार्यात्मक इकाई होती है। मतलब अमीनो एसिड देखा जाए तो प्रोटीन की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसी को अमीनो एसिड बोलते हैं, यानी प्रोटीन की जो सबसे छोटी यूनिट होती है उसको क्या बोलते हैं आपके सामने, अमीनो एसिड बोला जाता है। ठीक, ये कहानी पहली हो गई। दूसरा क्या कर रखा आपके सामने, अमीनो एसिड एक बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, क्योंकि देखा जाए तो DNA इसी से बनता भैया। अब उसमें प्रोटीन है तो प्रोटीन मतलब अमीनो एसिड है। ये कार्बन, ठीक है, ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन से बने होते हैं अमीनो एसिड। मेनली देखा जाए तो अमीनो एसिड आपके सामने ये जो ग्रुप होता है इसको अमीनो एसिड बोलते हैं। नाइट्रोजन हाइड्रोजन मेनली होता है। प्रत्येक अमीनो अम्ल में, ठीक, एसिड में अमीनो ग्रुप यानी ये वाला होता है।
दूसरा आपके सामने कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी CHO ग्रुप होता है, COOH ग्रुप होता है। एक हाइड्रोजन तथा एक तुम्हारे पास क्या होता है, ये R मतलब तुम अब कितनी भी बड़ी चेन लगा सकते हो, ठीक है, हाइड्रोजन और कार्बन की। तो ये आपके सामने अमीनो एसिड का हो जाएगा स्ट्रक्चर। एक रियल अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर ये होगा, क्या क्या होता है इसमें आपके सामने, पहला बोले इसमें अमीनो ग्रुप होता है, आपके सामने दिया गया। कार्बोक्सिलिक यहाँ पर COOH ग्रुप होता है। R मतलब यहाँ पर तुम अपनी कितनी भी बड़ी चेन बना सकते हो, और हाइड्रोजन फिक्स होता है, इधर तुम बढ़ा नहीं सकते हो, जितना भी बढ़ाना रहेगा तुम इधर बना सकते हो। कुछ एग्जाम्पल दिया गया अमीनो एसिड का, उसका स्ट्रक्चर देखा। ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर आपके सामने ये दे रखा, COOH और अमीनो यहाँ पर के ग्रुप दिया और हाइड्रोजन ग्रुप दिया, नीचे हाइड्रोजन लगाया है, ग्लाइसिन होगा। इसी को हटाया जाएगा तो आपके सामने यहाँ पर CH3 लगा दिया जाएगा, एलानीन हो जाएगा। इसी को हटा के C2H5OH लगा दिया जाएगा, CH2OH लगा दिया जाएगा, आपके सामने बन के हो जाएगा सेरीन के बारे में। ठीक, तो ये कहानी रही इनके बारे में। अब इसको भी तुम्हारे पास क्या कर दिया गया, क्लासिफिकेशन किया गया है आपके एकदम अच्छे तरीके से। ये कॉम्बिनेशन नहीं बैठ रहा भाई, लगता है इसको थोड़ा सा ऊपर करें, इसको हटाएं, ठीक है, ठीक है, तो थोड़ा सा तिरछा लिखा ही है, ठीक है। अब देखिए क्लासिफिकेशन, इसको दो में केस क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन, कार्बन चेन के आधार पर इसे दो में कैटेगराइज किया गया, मतलब ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन के आधार पर 1 2 3 4 में कैटेगराइज किया गया। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के आधार पर इसेंशियल अमीनो एसिड और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड के बारे में होता है। अब आते हैं तुम्हारे पास ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन चेन के आधार पर क्या होता है, एलिफैटिक अमीनो एसिड होता है। क्या होते हैं, एलिफैटिक अमीनो एसिड, जैसे आपके सामने ग्लूटामीन हो जाएगा, ग्लूटामाइन हो जाएगा, ये ग्लूटामिक हो जाएगा, ग्लूटामीन हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर सल्फर कंटेनिंग में तुम्हारे पास सिस्टीन हो गया, और यानी सिस्टीन हो गया और सीटीन हो जाएगा आपके सामने एग्जाम्पल। एरोमेटिक के अंदर आपके सामने क्या होगा, फिनाइल एलालीन और टायरोसिन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ से। हेट्रोसाइकल में तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, प्रोलीन हो जाएगा, और हिस्टीडीन इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ से। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट के आधार पर इसेंशियल अमीनो एसिड होती है और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड होती है। इसेंशियल अमीनो एसिड में तुम्हारे पास क्या होता है आपके सामने, ये कईयों होता, हम यहाँ थोड़ा थोड़ा लिखे हैं, वे यानी कि वेलिन हो गया, दूसरा आपके सामने ल्यूसीन हो गया। नॉन इसेंशियल में तुम्हारे पास क्या होगा, ग्लाइसिन हो गया और सेरीन इसका एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। तो ये आपके सामने क्लासिफिकेशन के बारे में रहा। अब यहाँ से क्या दे रखी है, यहाँ पर फंक्शन, यानी हमारे शरीर में अमीनो एसिड का रियल में काम क्या होता है उसको देख लिया जाए। यहाँ से देखिए साफ साफ लिख रखा आपके सामने, अमीनो एसिड प्रोटीन का निर्माण करता है जो जेनेटिक मटेरियल रखने का काम करता है। दूसरा, एंजाइम के रूप में कैटालिस्ट में काम करते, मतलब जो एंजाइम होते हैं ना, तो एंजाइम क्या होते हैं, बायो कैटालिस्ट होते हैं जो किसी भी रिएक्शन को तेज कराने में मदद करते हैं। यानी एंजाइम भी किस नेचर के होते हैं, प्रोटीनियस नेचर के होते हैं। ऊर्जा उत्पादन में क्या कर देते हैं, मदद करते हैं। क्यों, क्योंकि अमीनो एसिड क्या कर देता है, जब अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ के किसका निर्माण करता, प्रोटीन का निर्माण करता, तो भैया प्रोटीन क्या होगा, मसल बिल्डिंग फूड होगा करती है, ठीक। तो ये काम हो गया। न्यूरोट्रांसमीटर तथा सिग्नल ट्रांसफ़र का कार्य करती, कहने का मतलब न्यूरोट्रांसमीटर तथा सिग्नल ट्रांसफ़र करने का काम इन्हीं का होता है। नेक्स्ट में इम्यून फंक्शन के रूप में बचा होता है। क्यों, क्योंकि इम्यूनिटी यदि बूस्ट रहेगी तो बीमारी से लड़ने में ये मदद करते हैं। अब कौन, यही आपके सामने ये होते हैं। नेक्स्ट में आपके सामने डिटॉक्सिफिकेशन, किसी चीज़ का डिटॉक्सिफिकेशन करना, मेनली पॉइजन यानी जहर का, उसी को क्या बोलते हैं आपके सामने, अमीनो एसिड बोला जाता है जो ये करता है। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म तथा यूरिया साइकिल में क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके सामने। यहाँ से अमीनो एसिड देखा जाए तो जब यूरिया साइकिल पढ़ेंगे ना तो उसमें यूरिया निकालने में बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है, ठीक। तो ये कहानी रही इनके बारे में, ठीक है। दोबारा बता दे, थोड़ा तेज चल रहे हैं मेरे बाबू, ठीक है, आपको मैनेज करना है, ठीक है, क्योंकि एग्जाम टाइम आपके माइंड में सब कुछ फिलअप होना चाहिए दिस टाइम, ठीक है। क्या यानी डिस्कस टाइप फंक्शन रिकमेंडेड डेली रिक्वायरमेंट ऑफ मिनरल अलॉन्ग विद द डिजीज कॉजेज द डिफिशियंसी, मतलब आपके सामने क्या कर देना है, यहाँ से दिया गया है 63 पेज नंबर के बारे में आते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले मिनरल क्या होता है, इसके कार्य यानी कितने प्रकार के होते हैं उन्हीं के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देना, ठीक है। देखिए मिनरल क्या होते हैं, कहते हैं इसको हिंदी में खनिज कहते हैं। मिनरल की कमी होगी तो हमारी हड्डियां भंगूर हो जाएंगी, तो कईयों कारण हो सकता है। तो मिनरल क्या होता है, मिनरल नेचुरली में पाया जाने वाला कि एक अकार्बनिक पदार्थ होता है, नेचर में पाया जाता है। जैसे मान लेते हैं पानी पीते हैं तो उस पर लिखा रहता है मिनरल एडेड वाटर, और नल का जो पानी
पीते हैं ऑलरेडी उसमें मिनरल प्रेजेंट होता है। तो वही भी लिखा है तुम्हारे पास यानी मिनरल नेचुरली पाए जाने वाले एक अकार्बनिक पदार्थ है जो बॉडी में, ठीक है, जो बॉडी के यानी आवश्यक होते हैं, यानी बॉडी के लिए आवश्यक, जैसे कैल्शियम हड्डी के लिए, आयरन आपके सामने किसके लिए बाबू, हीमोग्लोबिन के लिए, आयोडीन भैया है, ठीक है, किसके लिए आपके सामने, ठीक है, वो ग्वाइटर को बचाने के लिए किया जाता है, ठीक। तो ऐसे तो हमारे पास होता है, मैग्नीशियम होगा, पोटेशियम होगा, कैल्शियम, ये सब मिनरल हमारे शरीर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट के फॉर्म में पाए जाते हैं। ये पोषक तत्व भोजन, पानी आदि के माध्यम से क्या होते हैं आपके सामने प्राप्त होते हैं। मतलब पर्याप्त मात्रा में भोजन, पानी आदि के माध्यम से यदि प्राप्त होगा तो मिनरल उसमें पाया जाएगा। मिनरल आपके सामने दो तरह के होते हैं। पहला आपके सामने माइक्रो न्यूरल यानी मिनरल दे रखा, माइक्रो मतलब जिसकी मात्रा ज़्यादा हो, माइक्रो मिनरल मतलब जिसकी मात्रा क्या हो, कम हो। माइक्रो मिनरल क्या होता है, इसकी ज़रूरत लार्ज अमाउंट में होती, लार्ज अमाउंट में होती, उसी को क्या बोलते हैं, माइक्रो मिनरल बोला जाता है। और माइक्रो मिनरल क्या होती है, जिसकी ज़रूरत स्मॉल अमाउंट में होती है, उसको क्या बोला जाता है आपके सामने, माइक्रो मिनरल बोला जाता है। इसके अंदर एग्जांपल कैल्शियम हो गया, अब फास्फोरस हो गया, मैग्नीशियम होगा, सोडियम, ये सब तुम्हारे पास इसके अंतर्गत आता है। अब इसमें तुम्हारे पास आयरन हो गया, जिंक हो गया, कॉपर हो गया, आयोडीन, ये सब देखा जाए तो सूक्ष्म मात्रा में चाहिए ही चाहिए, ठीक। तो ये कहानी हुई इनके बारे में। अब नेक्स्ट पे क्या लिख रखा आपके सामने, इधर चले आ जाते हैं आपके सामने कैल्शियम के बारे में। अब एक एक के बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना। कैल्शियम एक मैक्रो यानी माइक्रो मिनरल के अंतर्गत आता है। इसके अंतर्गत जो शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है, क्यों, हड्डी भैया कैल्शियम से बनी है, कैल्शियम कार्बोनेट तथा कैल्शियम फास्फेट की बनी होती। हड्डी तथा दांत के निर्माण में कैल्शियम जरूरी होता। मसल कॉन्ट्रैक्शन तथा रिलैक्सेशन में बहुत जरूरी होता। ब्लड क्लॉटिंग में बाबू कौन मदद करता है आपके सामने, यही सब मदद करते हैं। तो ये आपके सामने अलग अलग टाइप से होते हैं जो आपके सामने वर्क करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में क्या दे रखा, पूरा दे रखा, छोड़ो कोई टेंशन नहीं, थोड़ा थोड़ा लिख देंगे, बहुत 4-5 लिख दिया जाएगा। सोडियम देखा जाए तो ये इलेक्ट्रोलाइट के रूप में पाया जाता है। ये बॉडी के फ्लूइड यानी फ्लूइड को संतुलित करता है। मतलब हमारे शरीर के अंदर जो फ्लूइड होता है, पानी होती है, उसको मेंटेन करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। बीपी को मेंटेन करना किसकी जिम्मेदारी, इन्हीं की जिम्मेदारी होती है, यानी ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना, क्योंकि कार्डियक के लिए भाई सोडियम बहुत 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 जरूरी है। एसिड बेस बैलेंस को पीएच मेंटेन करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। एसिड बेस जो होता है बैलेंस करने की जिम्मेदारी किन्हीं की होती है, इनकी होती है। आयरन पे आते हैं आपके सामने, यह कई प्रोटीन तथा एंजाइम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं और खासकर हीमोग्लोबिन के लिए अत्यंत आवश्यक उपयोगी होते हैं। मतलब यानी हमारे पास जो होते हैं आपके सामने आयरन, तो आयरन देखा जाए तो हमारे लिए बहुत 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 ज़रूरी होते हैं आपके हीमोग्लोबिन के लिए, क्योंकि हीमोग्लोबिन ही क्या करता है, ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करता है। तो लिखा मेंटेन इन हीमोग्लोबिन लेवल, हीमोग्लोबिन लेवल को क्या करता है, मेंटेन करता है। ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करना इन्हीं की जिम्मेदारी है। दूसरा, प्रेग्नेंट वुमेन के लिए उपयोगी होते हैं, जो फीमेल होते हैं उनमें प्रचुर मात्रा में आयरन चाहिए, प्रोटीन चाहिए, ठीक है। इसलिए देखो उनको कैल्शियम, आयरन और प्रोटीन का, आयरन का टैबलेट और कैल्शियम और प्रोटीन, 3 चीज़ हमेशा इनको चाहिए। क्यों, क्योंकि बेबी डेवलप कर रहा है तो उसे रिक्वायरमेंट से ज़्यादा अधिक रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि एक बेबी ऑलरेडी अंदर डेवलप कर रहा है पेट के अंदर, ठीक है। तो ये आयरन हो गया। जिंक के बारे में आते हैं, यह एक नेचुरल व्यापक यानी एंजाइम के रूप में होता है। ये क्या करता है, यह, ठीक है, एंजाइम एक्टिविटी को मेंटेन करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। इम्यूनिटी को बढ़ाने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। रोगों से लड़ने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। तो ये आपके सामने इस टाइप से तुम्हारे पास हो सकते हैं आपके सामने, ठीक है। किसके बारे में, मिनरल और उसके मिनरल के कुछ कार्य के बारे में हमने यहाँ से एक्सप्लेन किया हुआ है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा आपके सामने, डिस्कस इलेक्ट्रोलाइट क्या होती, कंपोजिशन ऑफ बॉडी फ्लूइड, राइट द नोट ऑन द डाइटरी इनटेक इलेक्ट्रोलाइट एंड इलेक्ट्रो बैलेंस के बारे में, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के बारे में बताना। मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट होता क्या, उसको अच्छे से डिफाइन करना है, ठीक है, अच्छे से डिफाइन करना है। उसके बाद हमारे बॉडी फ्लूइड को कैसे मेंटेन करता है उसको भी आपको डिफाइन करना है एकदम अच्छे तरीके से। तो आपके सामने देखिए क्या लिख रखा है, इलेक्ट्रोलाइट के बारे में। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट वह सब्सटेंस होते हैं जो सॉल्यूशन में फ्री आयन यानी चार्ज पार्टिकल बनाते हैं और इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट कराते हैं और आयन को बैलेंस कर रखते हैं। कहने का मतलब क्या होता है, हमारी भाषा में सुनिए,
देखिए, इलेक्ट्रोलाइट वे सब्सटेंस होते हैं जो सॉल्यूशन में फ्री आयन यानी चार्ज पार्टिकल बनाते हैं और इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट कराते हैं, जिससे हमारा हार्ट रिदम क्या होता है, थोड़ा सा सही होता है। अब याद रखना, इम्बैलेंस होगा तो आपको समझिए कार्डियक कोई ना कोई प्रॉब्लम लंबे समय तक रहेगा। इम्बैलेंस तो कार्डियक प्रॉब्लम होने का चांस बन जाएगा। ठीक, इलेक्ट्रोलाइट को यानी क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोलाइट को आयोनिक सॉल्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, आयन पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिख रखा, इलेक्ट्रोलाइट अमीनो एसिड कामा बेस हो गया कामा साल्ट के सॉल्यूशन होते हैं। कहने का मतलब इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं एसिड, क्योंकि आपके सामने इसमें बहुत सारे एसिडिक नेचर के पाए जाते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन आयन पाया जाएगा तो एसिडिक नेचर का, यदि OH आयन पाया जाएगा तो बेसिक नेचर। साल्ट मतलब जो दोनों नहीं पाया जाता, सॉल्यूशन होते हैं। कुछ गैस भी स्पेशल कंडीशन में इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, मतलब जो तुम्हारे पास कुछ गैस होते हैं ना, ठीक, गैस होते जो यानी हमारे पास स्पेशल कंडीशन में इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर सकते हैं। ठीक, जब पॉलीमर आयन, ठीक है, बनाते हैं, जब ये पॉलीमर आयन बनाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, पॉली इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं आपके सामने, पॉली इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। सोडियम क्या कर देता है, अब देखो टूटता हमारे शरीर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट कैसे टूटता है, जो नमक खाए है ना, ये जल में जब घुलेगा, याद रखना जल में जब घुलेगा तो सोडियम आयन बनाएगा पॉजिटिव आयन और क्लोरीन निगेटिव आयन बनाएगा, तो अपना काम होगा। तो ये आपके सामने इलेक्ट्रोलाइट के बारे में हो जाएगा। यहाँ से फिजियोलॉजिकल रोल ऑफ फ्लूइड का तुम्हारे पास फिजियोलॉजिकल रोल के बारे में बताना, मतलब हमारे शरीर के अंदर इस करता क्या है, इनके बारे में बताना। पहले दे रखा इलेक्ट्रोलाइट बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट होता, मतलब हमारे शरीर के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता, क्योंकि ये नॉर्मल बॉडी फंक्शन को मेंटेन करता है, मतलब हमारे शरीर के अंदर जो नॉर्मल बॉडी एक्टिविटी है उनको मेंटेन करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, बॉडी फ्लूइड को संतुलन करना, मतलब हमारी जो बॉडी फ्लूइड होती है उसको संतुलन करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, नर्व फंक्शन, जैसे नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट करना, मतलब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में जो नर्व इंपल्स ट्रांसमिट होती है उसको भी मेंटेन करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, इलेक्ट्रोलाइट की होती है। ठीक, मसल कॉन्ट्रैक्शन, हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम डबल आयन लिखना, पोटेशियम आपके सामने KOH, हाँ सिंगल आयन चल जाएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारे पास कैल्शियम आयन तथा पोटेशियम आयन को मसल कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा मेंटेन करते हैं। ठीक, ये हो गया। पीएच बैलेंस, यानी पीएच बैलेंस रखना, जिससे मेटाबॉलिज्म क्या होती है, ठीक ठाक से काम करता है, क्योंकि हमारे शरीर के यदि पीएच मेंटेन रहेगा तो सब कुछ अच्छे रिदम से हमारे शरीर के अंदर कार्य होगा। ठीक, नेक्स्ट में शरीर को पानी से मेंटेन, यानी पानी से मेंटेन करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। इलेक्ट्रोलाइट क्या करता है, हमारे शरीर के अंदर जो वाटर लेवल होता है उसको रिटेंशन करके मेंटेन करते हैं। यदि ज़्यादा अमाउंट में रहेगा तो पेशाब के जरिए घोल के बाहर निकाल देगा, कम रहेगा तो वहाँ से भी एब्जॉर्ब कर लेगा। न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करना, न्यूट्रिशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, इलेक्ट्रोलाइट की होती है। ये दिया गया है। अब इन्हीं के बारे में थोड़ा सा आगे चल लेते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट इलेक्ट्रोलाइट के होते हैं। इसके 3 कंपोनेंट होते हैं टोटल। पहला आपके सामने इंट्रा सेलुलर कंपोनेंट होता है, दूसरा एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट होता है और ट्रांस सेलुलर कंपोनेंट होता है। इसे फ्लूइड भी बोल सकते हैं, कोनो टेंशन नहीं है। अब इंट्रासेलुलर फ्लूइड के अंतर्गत गुरुदेव क्या क्या आता है, ये फ्लूइड, ठीक है, सेल के अंदर होते हैं, मतलब ये फ्लूइड क्या होते हैं, सेल के अंदर जो फ्लूइड होते हैं उसमें इंट्रा मतलब अंदर, सेलुलर मतलब सेल होता, फ्लूइड मतलब पानी होता। टोटल फ्लूइड, टोटल बॉडी फ्लूइड का यानी 2/3 पार्ट आपके सामने इंट्रासेलुलर ही होता है। इसके अंतर्गत आपके सामने पोटेशियम कामा मैग्नीशियम कामा फास्फोट PO4 पे 3 जो मेटाबॉलिज्म और एंजाइम एक्टिविटी को सपोर्ट करने में मदद करते हैं, कौन, इंट्रासेलुलर फ्लूइड कहलाते हैं। ठीक, अब क्या लिख रखा आपके सामने, सेकेंड एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड क्या होता है, यह फ्लूइड सेल के बाहर होते, मतलब सेल के बाहर कौन से फ्लूइड होते हैं आपके सामने, यही फ्लूइड होते हैं। यह फ्लूइड देखो, ये बॉडी फ्लूइड लगभग 1/3 पार्ट होता है, मतलब पूरे शरीर का 1/3 भाग, मतलब जो तुम्हारे पास इलेक्ट्रोलाइट का 1/3 भाग तुम्हारे पास यही एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। इसके अंतर्गत तुम्हारे पास ब्लड प्लाज्मा आता है, इंटेस्टाइनल फ्लूइड वगैरह आते हैं।
तो ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हो जाएगा यहाँ से। अब ट्रांस सेलुलर फ्लूइड क्या होता है इनके बारे में समझते हैं थोड़ा सा। यहाँ से लिख रखा आपके सामने, ट्रांस सेलुलर फ्लूइड वे स्पेशल टाइप के एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड होते हैं जो एपिथेलियल लाइनिंग स्पेस के बीच में पाए जाते हैं। मतलब जो एपिथेलियम लाइनिंग होती है, एपिथेलियम क्या होती है, जब टिश्यू पढ़े होंगे तो एपिथेलियल टिश्यू के बारे में सुने होंगे। तो एपिथेलियम जो टिश्यू होती है उसकी जो लाइनिंग होती है उसके बीच में जगह होती है, उसी जगह पे आपके सामने ट्रांस सेलुलर फ्लूइड भरा होता है। अब हमारे डाइटरी में कहाँ से, मतलब जो खाना खाते हैं रियल में कहाँ से पाया जाता है? सोडियम जो आप टेबल साल्ट खाते हैं, नमक खाते हैं, उसमें पाया जाता है। खाने में खाते हैं उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट होता है। पोटेशियम बनाना खाएंगे और वेजिटेबल, मतलब सबसे ज़्यादा पोटेशियम बनाना में होता है, ये खाएंगे तो मेंटेन हो जाएगा। वेजिटेबल को क्या कर देता है, ये मेंटेन करता है। कैल्शियम, अब कैल्शियम कहाँ से मिलता है? जो आप दूध पीते हैं, डाइट यानी डेयरी प्रोडक्ट, जैसे पनीर हो गया, ठीक है, दूध हो गया, दही हो गया, मट्ठा हो गया, ये सब खाते हैं ना, तो उसमें आपको कैल्शियम प्रचुर मात्रा में मिल जाती है। मैग्नीशियम ग्रीन लीफ वेजिटेबल से क्या होते हैं आपके सामने, ये प्राप्त होते हैं मैग्नीशियम के बारे में। तो ये है आपके सामने इलेक्ट्रोलाइट, और इलेक्ट्रोलाइट के कितने कंपाउंड? 3। इंट्रा सेलुलर, एक्स्ट्रा सेलुलर और ट्रांस सेलुलर फ्लूइड को हमने पूरा डिटेल में देखा हुआ है, ठीक। तो ये कहानी रही इनके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे दिया गया है यहाँ से, नेक्स्ट में क्या दे रखा, 5वां नंबर, डिस्कस द रोल ऑफ लिम्फोसाइड एंड प्लेटलेट इन हेल्थ एंड डिजीज। मतलब तुम्हारे पास क्या कहते हैं, जो लिम्फोसाइड यानी WBC के बारे में बताना है, अब प्लेटलेट यानी थ्रोम्बोसाइड के पूरे बारे में डिटेल में डिस्कस करना है। इनके करने के बाद क्या करना पड़ेगा आपको, यहाँ से ही परिस्थ बगलिया में है, ठीक है, यहाँ से लिम्फोसाइड, बेटो याद रखना अलग अलग है, लिम्फोसाइड अलग बताना, प्लेटलेट आपको अलग बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले लिम्फोसाइड के बारे में चलते हैं। लिम्फोसाइड गुरुदेव क्या होता है, नाम से ही पता लिख रखा है आपके सामने, लिम्फोसाइड होता है। तो लिम्फोसाइड एक WBC का प्रकार होता है। WBC क्या होता है, सुने होंगे, ग्रेनुलोसाइड तथा एक ग्रेनुलोसाइड वगैरह देखे होंगे, ठीक है। तो ये बोला गया आपके सामने, क्या यहाँ से आते हैं, लिम्फोसाइड WBC का प्रकार होता है जो इम्यून सिस्टम को यानी के लिए इम्पोर्टेंट होता है। मतलब यानी जो लिम्फोसाइड होता है WBC का एक प्रकार होता है जो इम्यूनिटी सिस्टम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्टों में से एक होता है। लिम्फोसाइड या बॉडी को इन्फेक्शन तथा बाहरी सब्सटेंस से प्रोटेक्ट कराने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। कहने का मतलब जो लिम्फोसाइड होता है एक प्रकार का तुम्हारे पास मैकेनिज्म करता है, किससे, कि बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, इन सब से लड़ने में मदद करता है। आपके सामने कौन, लिम्फोसाइड होता है, ठीक। अब क्या लिख रखा, लिम्फोसाइड के प्रकार टोटल 3 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर कईयों प्रकार के होते हैं बट हम नॉर्मल लिखें। बी लिम्फोसाइड जो एंटीबॉडी बनाती है, हमारे शरीर के अंदर कोई भी फॉरेन बॉडी आइए तुरंत उठा के पटक देगा, इतनी मार मारी बैक्टीरिया उक्टीरिया तबाही आ जाए, कहीं अरे भागा तो टी लिम्फोसाइड आ गया। और बी लिम्फोसाइड, अब ये तो बी लिम्फोसाइड एंटीबॉडी बनाएगा। टी लिम्फोसाइड क्या होगा, इन्फेक्टेड सेल को डिस्ट्रॉय करने का काम करता, मतलब जो सेल इन्फेक्टेड हो गया बैक्टीरिया वायरस किसी के द्वारा, उसको क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय करके शरीर से बाहर कर देगा। नेचुरल किलर यानी एबनॉर्मल तथा कैंसर सेल को क्या कर देगा, भन्न से किल कर देगा। ये आपके सामने कहानी होती है आपके सामने लिम्फोसाइड के बारे में। रोल ऑफ हेल्थ और रोल ऑफ डिजीज के बारे में हमसे पूछा था। देखिए, शरीर को बैक्टीरिया कामा वायरस कामा फंजाई से प्रोटेक्ट करता कौन, यही लिम्फोसाइड। दूसरा, शरीर में एंटीबॉडी खासकर बी लिम्फोसाइड बी सेल का प्रोडक्शन करता जो बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। इम्यून, ठीक है, इम्यून मेमोरी क्रिएटेड यानी क्रिएट करता और फ्यूचर इन्फेक्शन से फास्ट रिस्पॉन्स करता। कहने का मतलब तुम्हारे पास इम्यून मेमोरी क्रिएट करता, मतलब हमारे शरीर के अंदर कोई भी मान लेते हैं बैक्टीरिया वगैरह आ जाएगा तो ये क्या करेगा, टी लिम्फोसाइड सबसे पहले उसे क्या कर देगा, आपके सामने एंटीबॉडी बना देगा, वो मेमोरी याद करके रख लेगा कि ये हमारे लिए दुश्मन है। अब फ्यूचर में यदि इन्फेक्शन करेगा तो पड़ी पटक पटक के मारेगा, फास्ट रिस्पॉन्स करेगा, उसको भगा देगा। यानी कैंसर सेल को डिस्ट्रॉय करने में क्या कर देता है, हेल्प करता है, ठीक है। कैंसर सेल को क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय करने में हेल्प करता है, ठीक है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा आपके सामने, यहाँ पर आ जाते हैं। रोल इन डिजीज यानी बीमारी में लिम्फोसाइड क्या करता है। देखिए, लो लिम्फोसाइड काउंट यदि किसी व्यक्ति का लिम्फोसाइड कम हुआ तो लिम्फोसाइटोपिनिया हो जाएगा, यानी इम्यूनिटी आपके सामने कमजोर हो जाएगी। दूसरा, हाई लिम्फोसाइड यदि काउंट किया जाएगा, लिम्फोसाइड ज़्यादा हो गया तो उसे लिम्फोसाइटोसिस बोलते हैं, यानी इन्फेक्शन क्या होगा, चाहे वायरल हो गया तुम्हारे पास डेंगू बुखार वगैरह होने का चांस बन जाएगा।
ऑटो इम्यून डिजीज, यह अपने टिश्यू को अटैक करने लगता। मतलब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर क्या होता है? ऐसा डिसऑर्डर कि ये जो तुम्हारे पास लिम्फोसाइट अपना ही सेलबक मारने लगी, कहीं बेटा कहाँ जाता रहा हो, वही पीटे लगी तो दिक्कत हो सकती है। कैंसर होने का क्या होता है, कभी कभी ये खतरा बढ़ा देता है आपके सामने, लिम्फोसाइटिक पोषण का होता है। ठीक, ये लिम्फोसाइट। अब इसी के लगे हाथ हमसे प्लेटलेट पूछा हुआ, दोनों एक्सप्लेन कर देना। प्लेटलेट इज आल्सो नोन एज थ्रम्बोसाइट कहते हैं, यानी प्लेटलेट का दूसरा नाम आपके सामने क्या होता है? थ्रम्बोसाइट। प्लेटलेट वेरी स्मॉल, बहुत छोटा होता है, नॉन न्यूक्लिएटेड होता है। ठीक है, नॉन न्यूक्लिएटेड मतलब इसमें किसी तरह का न्यूक्लियस नहीं पाई जाती है, जो ब्लड क्लॉटिंग में मदद करता है। याद रखना, ब्लड को थक्का बनाने में ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्लेटलेट काउंट 2 लाख और से 3.5 लाख ये पर एम क्यूब होता है। ठीक है, कितना आपके सामने 2 लाख से 3.5 लाख एम क्यूब आपके सामने क्या होता है? प्लेटलेट होता है। तो ये कहानी हुई है इनके बारे में। अब यहाँ से आते हैं रोल इन हेल्थ। हेल्थ में रियल में इनका रोल क्या होता है? देखिए, इंजरी के साथ ब्लीडिंग को रोकने के थक्का बनाने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। क्या दिया? इंजरी के साथ ब्लीडिंग रोकने के लिए थक्का बनाने की जिम्मेदारी प्लेटलेट की होती है। घाव को भरने में मदद करता कौन? प्लेटलेट करता है। ब्लड वेसल को सुरक्षा प्रदान करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? प्लेटलेट की होती है। जब चोट करती है, ठीक है, तो ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट करती है, जिससे ब्लड थक्का बहना कम हो जाता है। कहने का मतलब ये मैकेनिज्म इस टाइप से होती है। फॉर एग्जांपल देखिए, ये मान लेते हैं आपके सामने ब्लड वेसल यहाँ रैप्चर हो गए, तो ये प्लेटलेट आएगा यहाँ पर ऐसे जाल बना देगा। क्या बनाएगा? ऐसे जाल बना देगा। अभी सुने होंगे आरबीसी सर्कुलर शेप का होता है, इसी के अंदर आके फंस जाएगा। डब्ल्यूबी सर इसके ऊपर कवरिंग कर देगा और सुरक्षा के साथ साथ ब्लड भी क्लॉट आपके सामने इजीली हो जाएगा। तो वही बोला गया, जब चोट करती है तो ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, जिससे रक्त का बहना कम हो जाता है और आपके सामने ब्लड थक्का बना लेता। अब ये बीमारी में काम करती है कैसे? ठीक है, रोल इन डिजीज। सबसे पहले यदि किसी पर्सन का यानी लो प्लेटलेट है, प्लेटलेट यानी कम है, तो उसे ठीक है, थ्रम्बोसाइटोपिनिया हो जाएगा। ठीक, अब जब ब्लीडिंग ज़्यादा हो जाती तब ये कंडीशन होती है। ठीक है, जो अधिकतर विटामिन के की कमी से होता है, इसका इंजेक्शन आता, लगा देंगे, काम हो जाएगा। तो ऑलरेडी भोजन वगैरह में विटामिन के प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। यदि हाई प्लेटलेट होगा तो उसे थ्रम्बोसाइटोसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपके सामने? थ्रम्बोसाइटोसिस बोलते हैं। अनवांटेड क्लोट फॉर्मेशन को मैनेज करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है, जिससे हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। मतलब हार्ट अटैक का खतरा क्या हो जाता है? बढ़, क्योंकि लो यदि प्लेटलेट रहेगा तो इम्यूनिटी आपके सामने कमज़ोर हो जाएगी, अलग तरह से शरीर के अंदर में क्लॉट बने लगी। जब क्लॉट बनी तो हार्ट अटैक आने का क्या होगा? आपके सामने खतरा बढ़ जाएगा। तो ये आपके सामने क्या था? लिम्फोसाइट के बारे में और प्लस में प्लेटलेट के बारे में कहानी यहाँ से। नेक्स्ट में क्या लिख रखा आपके सामने? डिस्कस फंक्शन ऑफ किडनी इन रूटीन परफॉर्मेंस एक्सेस द किडनी एंड तुम्हारे पास क्लिनिकल फंक्शन, मतलब किडनी के बारे में बताना पड़ेगा और किडनी के बारे में आपको डिटेल में फंक्शन टेस्ट वगैरह जो ना तक KFT वगैरह होता है, उसमें आपको यहाँ से एक्सप्लेन करना पड़ेगा एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये आपके सामने क्या दे दिया गया? KFT के बारे में, किडनी फंक्शन टेस्ट के बारे में। उसके बाद किडनी का रियल वर्क क्या होता, फंक्शन क्या होता, उसको यहाँ पर हम मैनेज कर देंगे यहाँ से। ठीक, तो 1 मिनट फर्दर। ठीक, तो चलते हैं आपके सामने इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं। क्या दे दिया गया है? KFT, जिसको किडनी फंक्शन टेस्ट के नाम से जानते हैं। क्या लिख रखा है? KFT वह परीक्षण है, मतलब वह टेस्ट है करने के लिए, ठीक है, यह KFT यह परीक्षण करने के लिए किया जाता है किडनी सही तरीके से कार्य कर रही है कि नहीं। मतलब हमारी जो किडनी होती है सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं, उसको जानने के लिए हम क्या करते हैं? KFT यानी किडनी फंक्शन टेस्ट का रूटीन करवाते हैं। यहाँ पर जाएंगे हॉस्पिटल वगैरह में ना, तो करते हैं KFT LFT वगैरह, तो इन सबको वही करने का काम करता है। टेस्ट तथा क्लिनिकल सिग्निफिकेंस करता है, जैसे सीरम केरेटिनिन टेस्ट होता है। सीरम केरेटिनिन टेस्ट क्या होता है? यह ब्लड में केरेटिनिन के स्तर को मापता है। मतलब ब्लड में जो केरेटिनिन लेवल होता है उसको मेजर करने के लिए क्या करते हैं? KFT कराते हैं। ठीक है, क्या लिख रखा आपके सामने? केरेटिनिन एक वेस्ट मटेरियल होता है हमारे शरीर के अंदर। केरेटिनिन एक वेस्ट मटेरियल होता है, यदि ज़्यादा अमाउंट में हमारे शरीर के अंदर डिपॉजिट होगा तो हमारे लिए दिक्कत हो सकती है और होता भी है। ठीक है, फिर क्या लिख रखा आपके सामने? ब्लड यूरिया नाइट्रोजन टेस्ट, मतलब है ब्लड में यूरिया को टेस्ट से यानी क्या होता है? बताता है। ठीक है, फिर क्या लिख रखा है? यह ब्लड में यूरिया लेवल को बताता है, यानी हाई यूरिया लेवल क्या करते हैं? तो हमारे शरीर के लिए नुकसान,
गांठ उठ क्या होगा, दर्द करने लगेगा, कहते हैं यूरिक एसिड बढ़ जाता है। जीएफआर क्या होता है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को क्या कर देता है, ये हम मेंटेन करवाते हैं। यह किडनी फिल्ट्रेशन रेट को बताता है कि हमारी किडनी कितनी रफ्तार से किसी चीज़ को फिल्टर कर रही है। जीएफआर जितना अधिक होगा किडनी फंक्शन उतना सही से होगा। ठीक है, अदर कुछ फंक्शन दिया गया जैसे यूरिन कलर हो गया, हम ट्रांसपेरेंट रहेगा तो सही, येलो कलर का रहेगा तो समझ लो कोई ना कोई पानी की कमी या मेडिसिन कोई भी चीज़ आप ले रहे हैं। यानी किडनी स्टोन, किडनी मतलब तुम्हारे पास हमारी जो किडनी होती है उस थैली में क्या बन जाता है आपके सामने, कैल्शियम ऑक्जिलेट की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्जिलेट की मात्रा बढ़ जाती तब हो जाता है आपके सामने ये कहानी। किडनी स्टोन हो गया, किडनी इन्फेक्शन, कभी कभी केएफटी यानी किडनी में क्या हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन भी बोला जाता है, जो ऊपर जाके किडनी को डैमेज करेगा तो उसे हम बोलते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये किडनी हो गया। किडनी का रियल में काम क्या होता है यहाँ पर देख लेते हैं, यानी फंक्शन ऑफ किडनी जिसको बोलते हैं। सबसे पहले क्या करता है, यानी किडनी रक्त में आयन जैसे सोडियम कामा, पोटेशियम कामा, कैल्शियम कामा, क्लोरीन की सांद्रता को नियंत्रित करता है। कहने का मतलब जो किडनी हमारे शरीर के अंदर पाई जाती है, हमारे शरीर में उपस्थित कैल्शियम यानी सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम तथा क्लोराइन यानी तुम्हारे पास क्या होगा, क्लोरीन की सांद्रता को क्या कर देती है, नियंत्रित करती है। ब्लड का पीएच को नियंत्रित करना इन्हीं का काम होता है, मतलब जो हमारा ब्लड होता है उसको पीएच मेंटेन करना, एसिडिक रखना कि बेसिक रखना है, इन्हीं का काम होता है। रेगुलेशन ऑफ द ब्लड यानी ब्लड वॉल्यूम, मतलब हमारे जो ब्लड वॉल्यूम होता है उसको रेगुलेट करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। नेक्स्ट में आपके सामने रेगुलेशन ऑफ ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है ये जो रास मैकेनिज्म के द्वारा होता है, किसके द्वारा, रास मैकेनिज्म के द्वारा किया जाता है। ब्लड में आस्मो, ठीक है, आपके सामने आस्मोलिटी प्रेशर को मतलब आस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करता है आपके सामने किडनी। जैसे रास मैकेनिज्म आप सुने होंगे, जिससे हमारे शरीर के अंदर क्या करता है, बीपी भी मेंटेन इसी से होती है। हार्मोनल प्रोडक्शन को बनाए रखने का काम इन्हीं को होता है। किडनी के ऊपर आपके सामने एड्रीनल ग्लैंड पाई जाती है जो मेंटेन करती है किसको, जैसे कार्डी, ठीक, एडनर्जी ग्लैंड वगैरह, एडनर्जिलिन वगैरह वगैरह होता है। ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। शरीर में देखो, शरीर में उत्सर्जन वेस्ट को बाहर निकालने का काम इन्हीं को होते हैं, मतलब हमारे शरीर जब काम करती तो उससे वेस्ट निकलता, वेस्ट मतलब खराब चीज़ें निकलती हैं, उस खराब चीज़ को अपने शरीर से बाहर निकालना हो इन्हीं के किडनी के द्वारा काम किया जाता है। तो ये आपके सामने क्या रहा, किडनी के बारे में, यानी किसके बारे में, केएफटी के बारे में, किडनी फंक्शन टेस्ट वगैरह रूटीन परफॉर्म जो कह रहा था यहाँ पर निष्कर्ष कर दिया। अब नेक्स्ट में क्या लिख रखा, प्यूरिन एंड पिरिमिडीन क्या होता है, इसके बारे में अच्छे से आपको डिस्कस करना पड़ेगा। फिर डीएनए के स्ट्रक्चर के बारे में और डीएनए के कार्य के बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले समझना पड़ेगा किसके बारे में, यहाँ से हमको, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है, प्यूरिन पिरिमिडीन समझते हैं, फिर आपके सामने ये समझ लिया जाएगा। ठीक है, तो आपके सामने क्या, पहले डीएनए ही देख लेते हैं, डीएनए का कार्य, फिर प्यूरिन पिरिमिडीन लिख देंगे, कोनो टेंशन नहीं है। तो सबसे पहले आपके सामने डीएनए क्या होता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। डीएनए एक पॉलीमर अणु होते हैं, मतलब लिखा तुम्हारे पास डीएनए एक पॉलीमर यूनिट होती है, अणु होते हैं। यह न्यूक्लियोटाइड मोनोमेरिक यूनिट से बने होते हैं, यानी इस पॉलीमर को यानी पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। कहने का मतलब तुम्हारे पास जो न्यूक्लियाइड होते हैं मोनोमेरिक यूनिट होते हैं, उसमें बहुत सारे पॉलीमर आके जुड़ जाते हैं तो उसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। ठीक, फिर क्या लिख रखा है, यह यानी 5 कार्बन शुगर यानी डी कार्बोक्सी, ठीक है, डी कार्बोक्स यानी कार्बी डी कार्बाई भैया डीऑक्सीराइबोज होता है। ठीक है, यह क्या कर देते हैं, नाइट्रोजन युक्त क्षारी मतलब नाइट्रोजन बेस जो होता है आपके सामने शुगर द्वारा जुड़ता है और एक फास्फेट ग्रुप जुड़ता है तो न्यूक्लियोटाइड बनाता है। कहने का मतलब तुम्हारे पास जो आपके सामने 5 कार्बन डीऑक्सीराइबोज है उसमें जो तुम्हारे पास यन है, ठीक है, नाइट्रोजन युक्त क्षारी शर्करा है, मतलब आपके सामने शर्करा जो प्रेजेंट है उससे ये जुड़ जाता है और एक फास्फेट ग्रुप एक न्यूक्लियोटाइड का निर्माण करता है, मतलब एक फास्फेट ग्रुप होता है और एक न्यूक्लियोटाइड का क्या कर देता है आपके सामने निर्माण करता है। संरचना में देखा जाए तो क्या हो गया, डीएनए का स्ट्रक्चर वाटसन तथा क्रिक नामक वैज्ञानिक ने 1953 में इसको दिया था, कितने 1953 में इन्होंने इसके बारे में बताया हुआ था। यह क्या होती है, डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स होती है, क्या होती है, डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स होती है। ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल काम करती है, मतलब यदि आपके
सामने 3 प्राइम तो ये 5 प्राइम होगा। अब यहाँ से 3 प्राइम तो ये आपके सामने प्राइम, एंटी पैरेलल चलती है तो वही बोल के आपके सामने एंटी पैरेलल स्टैंडर्ड होती है। हाइड्रोजन बाइंडिंग बिटवीन द नाइट्रोजन बेस, मतलब इसके अंदर जो ये होता है ना, देखिए ए टी के साथ जुड़ा हुआ, सी जी के साथ जुड़ा हुआ, तो एडेनिन थाइमिन के साथ जुड़ा हुआ, साइटोसिन ग्वाइनिन के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जब जुड़ा रहता तो देखिए यहाँ पर एडेनिन जब थाइमिन के साथ जुड़ेगा तो इनके बीच में डबल हाइड्रोजन बांड होता। साइटोसिन जब ग्वाइनिन के साथ जुड़ता तो इसके बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बांड होता है। अब कोई पूछेगा ए फॉर क्या होता है, एडेनिन होता है, टी फॉर आपके सामने थाइमिन होता है, सी फॉर साइटोसिन होता है, जी फॉर आपके सामने गुआनिन होता है। अब इनके उनके बीच के जो डिस्टेंस होता है 20 एंगस्ट्रॉन्ग होता है। कितना? 20 एंगस्ट्रॉन्ग। और एक नाइट्रोजन बेस दूसरे नाइट्रोजन के बीच में 3.4 एंगस्ट्रॉन्ग की क्या होती है आपके सामने डिस्टेंस होती है। तो ये डीएनए और डीएनए के संरचना के बारे में था। नेक्स्ट में क्या दे दिया गया है, यहाँ पर आ जाते हैं। डीएनए तथा डीएनए की संरचना के बारे में था, तो यहाँ यानी फंक्शन ऑफ डीएनए देख लेते हैं। फंक्शन ऑफ डीएनए क्या होता है इनके बारे में सुनिए। यानी डीएनए के अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन स्टोरेज रहता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है अपनी मम्मी और पापा का कैरेक्टर दिखाने के लिए। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे पहुंचाने का काम किसका होता है, डीएनए का होता है। बताए थे डीएनए के अंदर जेनेटिक मटेरियल छिपा होता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। जैसे मान लेते हैं अभी आपका बाल का कलर पापा से मैच कर रहा है, ठीक, नाक मम्मी से मैच कर रहा है, ठीक है, और ललाट वाला रीजन पापा से मैच कर रहा था। ये सब कैसे हो रहा है, जेनेटिक मटेरियल के कारण से ही हो रहा है। प्रोटीन सिंथेसिस में कौन मदद करते हैं, डीएनए, यानी प्रोटीन सिंथेसिस में डीएनए मदद करते हैं। सेलुलर एक्टिविटी को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी इन्हीं डीएनए की होती है। क्यों? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अभी सुनेंगे खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम पाया जाता है। तो अपने आप को यदि रिप्लिकेट करना है तो इसी की मदद से ही कर पाएंगे, डीएनए की मदद से। सेलुलर एक्टिविटी को कंट्रोल करना इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। शरीर की बनावट कामा ग्रोथ तथा इन्हीं पर निर्भर करती है कि जो मम्मी पापा से आता है। अब बताओ, मम्मी पापा से यदि मान लेते हैं नाटा वाला क्रोमोसोम आएगा तो आप नटरू हो जाएंगे, लंबा वाला आएगा तो लंबा हो जाएंगे। अब ये सब जेनेटिक होता है। अब कभी कभी आपके शरीर के अंदर ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो भी मायने रखता भाई। यदि ज़्यादा निकल जाएगा तो आपका थोड़ा सा खान पान बढ़िया रहेगा तो ग्रोथ हार्मोन प्रॉपर निकलेगा तो आदमी थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। जीन म्यूटेशन भी हो सकता है, हमारे यानी डीएनए में कोई गड़बड़ी हो जाएगी तो जीन म्यूटेशन हो जाएगा। अब जीन क्या होता है, डीएनए का जो सबसे छोटा फ्रेगमेंट होता है उसी को आपके सामने जीन बोलते हैं, इकाई जिसे बोलते हैं। तो ये होगा डीएनए, उसका काम। प्यूरिन बेस क्या होता है, पिरिमिडीन बेस क्या होता है, यहाँ पर लगे हाथे देख लेते हैं। प्यूरिन एक नाइट्रोजनस बेस है जो डीएनए तथा आरएनए का पार्ट होता है। बोलेंगे प्यूरिन देखा जाए तो एक नाइट्रोजन बेस है जो डीएनए और आरएनए के क्या होते हैं, तुम्हारे पास पार्ट होते हैं, यानी भाग होते हैं। इसका स्ट्रक्चर डबल रिंग वाला होता है, मतलब जो तुम्हारे पास डबल रिंग वाला होता है उसका स्ट्रक्चर प्यूरिन होता है। यह न्यूक्लिक अम्ल यानी डीएनए तथा आरएनए बनने में क्या कर देते हैं बाबू, मदद करते हैं। यानी प्यूरिन में तुम्हारे पास क्या रहता है, एजी, याद रखना एजी प्यूरिन, एजी प्यूरिन, ए से एडेनिन हो जाएगा और जी से आपके सामने ग्वानिन जो यानी प्यूरिन में ही पाया जाता है। अब लगे हाथे क्या दे रखा आपके सामने, पिरिमिडीन बेस दे रखा। पिरिमिडीन बेस एक नाइट्रोजन बेस होता है जो सिंगल रिंग का बना होता है। सिंगल रिंग मतलब एक सिंगल होता है। इसके अंदर साइटोसिन सी पाया जाता, थाइमिन टी पाया जाता। ओनली इन डीएनए, याद रखना थाइमिन हमेशा हमेशा डीएनए में ही पाया जाएगा। ओनली इन डीएनए। यूरेसिल देखा जाए तो ओनली इन आरएनए में पाया जाता है, ठीक है, आरएनए में आपके सामने, ठीक है, इसी की जगह पाया जाएगा आरएनए के अंतर्गत यूरेसिल वगैरह होता है। तो पिरिमिडीन बेस वो हो गया, प्यूरिन बेस आपके सामने ये दिया है कहानी यहाँ से। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया है, 43 घंटे के अंदर, मिनट के अंदर इस लॉन्ग को हमने पूरा कवर अप कर लिया है। अब इधर आपके सामने छोटा छोटा क्वेश्चन दिया गया है, शॉर्ट में दिया गया है, ठीक है। शॉर्ट वाला क्या करना पड़ेगा आपको, अच्छे से यहाँ से डिफाइन करना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर क्या दे दिया गया है, बायोटेक्नोलॉजी। याद रखना, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। अभी बहुत सारे बंदे आए थे ना, जब अभी हम ही खुद ही कंफ्यूज हो गए थे, हमको लगा बायोकेमिस्ट्री हो गया, पूरा एक पेज इसके बारे में नोट लिख दिए, तो फिर हमको लगा बाद में अरे यार ये तो बायोटेक्नोलॉजी है।
भैया गड़बड़ा गई। तो ये भी क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनते हैं, ठीक है, पढ़ते भी देखते भी हैं, मतलब कहीं टर्मोलॉजी दूसरा टाइप में रहता तो दिक्कत हो जाती है। तो लिख रखा आपके सामने बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, कहते हैं टेक्नोलॉजी, मतलब अब वो जेनेटिक लेवल पे हम जो टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं उसी को बायोटेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो क्या दे दिया गया है इनकी कहानी, बायोटेक्नोलॉजी यानी जैव प्रौद्योगिकी विज्ञान, ठीक है, जीव विज्ञान की एक ब्रांच है जिसमें लिविंग का उपयोग करते हुए इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन में जीवों तथा अजैविक प्रक्रियाओं का उपयोग शामिल होता है। कहने का मतलब हम क्या कर देते हैं, हमारे पास जो भी तुम्हारे पास कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, अपनी उसके ऊपर इंजीनियरिंग लगा रहे हैं, यानी पेड़ को सही से मेंटेन कर रहे हैं, जेनेटिक बीमारियों को यानी सही कर रहे हैं, नई नई दवाइयाँ रिसर्च कर रहे हैं। इंजीनियरिंग तथा टेक्नोलॉजी तथा मेडिसिन यानी मेडिसिन में जीवों तथा अजैविक, ठीक है, अजैविक प्रक्रियाओं का उपयोग ही बायोटेक्नोलॉजी कहलाता है। बस यदि देखो नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, द टर्म बायोटेक्नोलॉजी शब्द ह्यूमन हेल्थ कामा इन्वायरमेंटल को संशोधित करने के लिए जीवित जीवों तथा उनको यानी प्रोडक्ट शामिल होता। कहने का मतलब बायोटेक्नोलॉजी में ह्यूमन हेल्थ, नई नई दवाइयाँ बनाई जा रही है बायोटेक्नोलॉजी की मदद से। इन्वायरमेंटल को संशोधन करना, मतलब अब तो देखेंगे ऐसे ऐसे संशोधन हो रहा है कि गाड़ियों में यानी किसी में कि पॉल्यूशन कम से कम हो सके। इसको जीवित जीवों तथा उनके यानी प्रोडक्ट को शामिल रखने का काम बायोटेक्नोलॉजी कहलाती है। नेक्स्ट में आपके सामने क्या दिया गया है, बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कई, ठीक है, कई न्यू मॉलिक्यूल इन्वेंशन हुए हैं। मतलब जो तुम्हारे पास क्या होते हैं बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देखा जाए तो कई बहुत सारे मॉलिक्यूल क्या हो गए आपके सामने इन्वेंशन हुआ है, जो बायोटेक्नोलॉजी को एक्सपैंड किया यानी करता जा रहा है। मतलब इस समय तो देखेंगे अलग से कोर्स हो गया है, ठीक है, यदि आप इंटर कर लिए, इंटर करने के बाद आप सोचिए बायोटेक्नोलॉजी से बीएससी वगैरह करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, अलग से एक तो ग्रुप आ गया है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है, इस समय तुम्हारे पास क्या होगा, बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर में सबसे ज़्यादा हो रहा है, नई नई दंकल वाली चीज़ें हो, मतलब कौनो धान उन तू लगा देगा हो जाए, सूखो पड़ी तब हो जाए, ऐसा ऐसा देखेंगे टेक्नोलॉजी डेवलप कर दे रहे हैं। तो एग्रीकल्चर कामा मेडिसिन हो गया, इन्वायरमेंट के सभी शामिल, ठीक है, सभी शामिल हैं और उन्नति कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी कहलाते हैं। एप्लीकेशन इन मेडिसिन, दवा में इसका उपयोग क्या होता है, दवा उत्पादन, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम न्यू ड्रग्स का प्रोडक्ट आसानी से निकाल लेते हैं, जैसे इंसुलिन हो गया, डायबिटीज हो गया, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी हो गई जो कैंसर के ट्रीटमेंट में उपयोग में लाई जाती है। जीन थेरेपी क्या होती है, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम जेनेटिक बीमारियों को जीन लेवल पे क्या कर देते हैं आपके सामने ठीक करते हैं, ये भी बायोटेक्नोलॉजी से ही पॉसिबल है। ये लॉन्ग में पूछा जाता है थोड़ा सा, जेनेटिक टेस्ट कैसे करते हैं आपके सामने देखो। जेनेटिक टेस्ट में बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम जेनेटिक डिजीज को पूरी तरह से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आपके सामने क्या होगा, डिटरमाइनिंग सेक्स की पहचान कर सकते हैं, आइडेंटिफाई टेस्ट कर सकते हैं, न्यू बर्न स्क्रीनिंग हम क्या कर सकते हैं, टेस्टिंग कर सकते हैं। डायग्नोसिस की मदद से हम क्या कर सकते हैं, देखिए डायग्नोस्टिक टूल होता है, PCR टेस्ट होता है, यानी बायोसेंसर टेस्ट होता है, ये सब हम टेस्ट बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ही करते हैं। कुछ वैक्सीन बनाने में प्रयोग किया जाता है, जैसे हेपेटाइटिस का वैक्सीन बनाने में किया जाता है। mRNA वैक्सीन को हम क्या कर देते हैं, कोविड-19 जो वैक्सीन होता है इसी के द्वारा बनाया गया था। इसका लाभ क्या होता है, ये सेफ्टी तथा मोर स्टेबल होता है, ठीक, और इफेक्टिव भी होता है। दूसरा आपके सामने कम लागत तथा बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा सकता है इसका आराम से। तो ये कहानी रही बायोटेक्नोलॉजी की, लॉन्ग पूछा जाता है इसीलिए हम पूरा एक्सप्लेन कर दिए यहाँ से। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है आपके सामने, राइट शॉर्ट नोट ऑन सेल तथा बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके सामने इसको देखेंगे, एचएपी की एक बुक है, 1 मिनट हम ला ही देते हैं, ठीक। तो आपके सामने सेल और उसके कंपोजिशन के बारे में थोड़ा सा बता देना है। सेल का इंट्रोडक्शन क्या होता है, सेल हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई होती है जो लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करती है, मतलब हमारे शरीर की सबसे छोटी, मतलब हमारे जीवन की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं आपके सामने, सेल बोला जाता है। सभी जीवधारियों के सबसे छोटी रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या होती है आपके सामने, सेल होती है। मतलब कोई भी जीवित यदि प्राणी दुनिया में जीवित है यानी धरती पर है तो उसकी सबसे छोटी और संरचनात्मक, मतलब उसकी संरचना बनाने में, क्रियात्मक मतलब उसके कार्य करने की जो सबसे छोटी इकाई होती है क्या कहलाती है आपके सामने, सेल कहलाती है।
लिविंग ऑर्गेनिज्म में दो कैटेगरी होती है, पहला आपके सामने यूनिसेलुलर, दूसरा आपके सामने मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर क्या होते हैं? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो केवल और केवल एक सेल के बने होते हैं, यूनिसेलुलर कहलाते हैं। मल्टीसेलुलर क्या होते हैं? ऐसे तुम्हारे पास ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं, जैसे हम सब तुम हो गए, तो ये मल्टीसेलुलर आते हैं। यूनिसेलुलर तुम्हारे पास जैसे प्रोटोजोआ हो गया, ईस्ट हो गया, बैक्टीरिया होगा, अमीबा, ये सब इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, मल्टीसेलुलर तुम्हारे पास क्या होगा? प्लांट और मिनरल इसका एग्जाम्पल है, आपके सामने यहाँ से आता है। सेल की डिस्कवरी किसने किया था? रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक 1665 मतलब 1665 में इन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। अब याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपके सामने डेड सेल की डिस्कवरी किसने की थी? यह आपके सामने रॉबर्ट हुक। जो रियल में हमारे पर रॉबर्ट हुक थे ना, उन्होंने किया था आपके सामने, यही आपके सामने खराब सेल का मतलब मृत्यु कोशिका की खोज की थी। अब जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोन लुई, ठीक है, एंटोन लुई हॉक ने किया था। यानी एंटोन लुई हॉक नहीं, ठीक है, आप सुने होंगे तुम्हारे पास एंटोन लुई हॉक, हाँ, एंटोन लुई हॉक ने यानी जीवित कोशिका की खोज की थी पानी में से। अब ये आपके सामने उसका स्ट्रक्चर और इसका कंपोजिशन आपके सामने यहाँ से देख सकते हैं। ये सबसे बाहरी कवरिंग सेल मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर जो बीच वाला पार्ट न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो डॉट स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोलस होता है, इसमें डॉट डॉट जो स्ट्रक्चर राइबोसोम जो प्रोटीन का बनाने का काम करता है। साइटोप्लाज्म में क्या करता है? ये फ्लूइड इसके अंदर जितना भी होता है उसके अंदर फ्लूइड आपके रखने की जिम्मेदारी साइटोप्लाज्म की होती है। गाल्जी बॉडी आपके सामने सपोर्ट प्रोवाइड करता, पैकेज के फॉर्म में स्टोर करके एनर्जी रखता है। तो अलग अलग फॉर्म की अलग अलग आपके सामने यहाँ से एनर्जी पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं जो एनर्जी निकालने का काम। वैक्यूल क्या करता है? रिवर्स में मतलब जरूरत पड़ने पर पानी रखने का काम ये करता है। लाइसोसोम के पास डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो किसी भी चीज़ को डाइजेशन कर सकता है। ये आपके सामने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जो सपोर्ट फ्रेमवर्क करता है, और यही एडीरियल देखा जाए दो टाइप से होते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहेगा तो समझ जाना राइबोसोम बना रहा है, यदि स्मूथ रहेगा तो उसे क्या बोलेंगे आपके सामने, इसमें राइबोसोम नहीं पाया जाता। ठीक, तो ये कहानी हो गई इनके बारे में। क्या बोल दिया गया? सेल इसके कंपोजिशन। इरिथ्रोसाइट और इसके काम के बारे में बताना पड़ेगा, सिग्निफिकेंस के। इरिथ्रोसाइट मतलब क्या होता है आपके सामने, थोड़ा सा यदि आप देखे होंगे किसके बारे में, किसके बोले में जी, ठीक है, आरबीसी के बारे में, तो उसी को इरिथ्रोसाइट बोला जाता है। ठीक है, तो इरिथ्रोसाइट आपके सामने यहाँ से हो जाएगा 41 पेज नंबर। इरिथ्रोसाइट और उसका सिग्निफिकेंस बताना पड़ेगा, 3rd नंबर क्वेश्चन दिया गया 43। ठीक है, यहीं पर कहीं इरिथ्रोसाइट के बारे में। ठीक है, कहाँ चला गया भाई? ठीक है, इरिथ्रोसाइट 1 मिनट पर जाए। ठीक, तो यहाँ से देख सकते हैं आपके इरिथ्रोसाइट, वो ये चेपी वाली थी, हम ये बायोकेमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। इरिथ्रोसाइट को हम आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कार्पोसेल्स के नाम से भी जाना जाता है। मतलब आपके सामने जो इरिथ्रोसाइट होती है वो आरबीसी होती है जो रेड ब्लड सेल के नाम से जानी जाती है। यह रेड कलर का होता है, किस कलर का? रेड कलर का, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है, इसलिए किस कलर का होता है आपके सामने? रेड कलर का होता है। मैच्योर आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता, मतलब जो मैच्योर आरबीसी होती है, ठीक है, मैच्योर आरबीसी होती है मतलब यंग आरबीसी होती है, उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता। अब कहेंगे गुरुदेव न्यूक्लियस नहीं होता तो कैसे काम करता है? यदि न्यूक्लियस बीच में पाया जाएगा तो जगह नहीं पाई जाएगी ऑक्सीजन को बढ़ने के लिए, तो इसीलिए उसे हमें यानी मैच्योर आरबीसी में न्यूक्लियस हटा दिया जाता है। इसका लाइफ स्पान क्या होता है? 100 से लेकर 120 दिन के अंदर आरबीसी की डेथ हो जाती है। ये किस शेप का होता है? डिस्क शेप का होता है। एक बार बताते हैं दोबारा, यानी ये हीमोग्लोबिन के कारण रेड कलर का होता है। ठीक है, देखो ये दिया गया है, इसको हम इरिथ्रोसाइट का आरबीसी भी बोलते हैं। आरबीसी के पास न्यूक्लियस नहीं होता, इसका लाइफ स्पान 100 से लेकर 120 दिन होता है, ये डिस्क शेप का होता है। कंडीशन ये दिया गया है। अब यहाँ से फंक्शन ऑफ इरिथ्रोसाइट, इसका रियल काम क्या होता है? ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करना, जो भी लंग्स में ऑक्सीजन है उसको पूरा हर एक कोशिका यानी हर एक टिश्यू तक ले जाने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट टिश्यू तथा टिश्यू से लंग्स की तरफ करते हैं, मतलब जो हमारे शरीर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बना उसको क्या कर देते हैं? टिश्यू से पकड़ते हैं और लंग्स को लेते हैं, लंग्स क्या करेगा? उठा के बाहर की तरफ फेंक देता है। ब्लड का पीएच बैलेंस करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? इरिथ्रोसाइट की ही होती है। ठीक, तो ये काम होता है आपके सामने यहाँ से। अब क्लिनिकल इंपॉर्टेंट क्या होता है? यदि यानी लो आरबीसी, यदि हमारे ब्लड के अंदर आरबीसी लो हुई तो समझ जाना एनीमिया हो चुका है।
यानी वीकनेस होगा, थकान महसूस होगा आपके सामने यहाँ से। हाई आरबीसी हो जाएगी तो पॉलीसीथीमिया हो जाएगा, ब्लड का थक्का बनने का थोड़ा सा रिस्क रहेगा। तो ये आपके सामने इरिथ्रोसाइट आपके सामने दिया था, जो हमने एक्सप्लेन कर दिया। क्या था? इरिथ्रोसाइट का इंट्रोडक्शन बताना, इसका काम बताना, इसका क्लिनिकल इंपॉर्टेंट बता देना है, काम हो जाएगा यहाँ से। इरिथ्रोसाइट ये हो जाएगा। कोएंजाइम और इसके काम के बारे में बताना पड़ेगा, यानी कोएंजाइम रियल में होता क्या है और इसके काम के बारे में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, तो यहीं लगे हाथे हम क्या कर देते हैं, कोएंजाइम के बारे में भी देख लेते हैं। एंजाइम पढ़े होंगे तो आप कोएंजाइम झटके से बता देंगे। कोएंजाइम क्या होते हैं? कोएंजाइम एक नॉन प्रोटीन ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो एंजाइम के साथ मिलकर बायोकेमिकल रिएक्शन को कंप्लीट कराने में मदद करते हैं। मतलब क्या कर देते हैं, ये देखा जाए तो एंजाइम के साथ जुड़े रहते हैं। ठीक है, जैसे हम सह कोएंजाइम, देखो इसका हिंदी देखेंगे, सह कोएंजाइम होता है। ठीक है, सह एंजाइम होता है। अब होता क्या, देखिए ये आपके सामने सब्ट्रैक्ट दिया गया। ठीक है, मतलब ये एक्टिव साइट दिया गया आपके सामने यहाँ से, तो ये एक्टिव साइट ये है, तो इसी के जस्ट नीचे ये जो आप देख रहे हैं इसी को कोएंजाइम बोला जाता है। अब जब ये सब्ट्रैक्ट इस पे आके बाइंड करेगा तो अपने एक्शन को बहुत तेज़ी से परफॉर्म कर देगा। तो वही बोला गया आपके सामने, क्या बोला गया, देखिए कोएंजाइम एक नॉन प्रोटीनिक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो एंजाइम के साथ मिलकर केमिकल रिएक्शन को कंप्लीट करने में मदद करते हैं, यानी जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको कंप्लीट करने में यही मदद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में क्या लिखा, यह सामान्यतः विटामिन से डिराइव्ड होते हैं। मतलब ये सामान्यतः किससे, विटामिन से डिराइव्ड होते हैं। कोएंजाइम को मॉलिक्यूलर यानी वेट लो होता, मतलब कोएंजाइम का जो मॉलिक्यूलर वेट होता बहुत कम होता है। तो ये कोएंजाइम के बारे में हो गया है यहाँ से। अब देखा जाए तो हॉलो जो तुम्हारे पास होते हैं, हेलो एंजाइम होते हैं, होलो एंजाइम होते हैं, उसमें हम एपो एंजाइम और प्लस में कोएंजाइम जोड़ दिए जाए तो आपके सामने ये होगा। कोएंजाइम में से होता क्या, रियल में देखा जाए तो होलो एंजाइम में से कोएंजाइम यानी एपो एंजाइम को माइनस कर दिया जाए तो आपके सामने जो बचता है उसी को क्या बोलते हैं, आपके सामने कोएंजाइम बोलते हैं। मतलब ये सब पूरे को मिला के हम क्या बोलते हैं, आपके सामने होलो एंजाइम बोलते हैं। अब ये जो इतना वाला पार्ट है और इस वाले को छोड़ के एपो एंजाइम हटा दिया जाए तो ये वाला जो पार्ट है वो कोएंजाइम कहलाता है। इसका एग्जाम्पल आपके सामने NADH होता है जो विटामिन B3 का नाम होता है, या फिर डी जो विटामिन B होता है, B2 होता है। कोएंजाइम में जो विटामिन B5 के रूप में दिया जाता है। तो ये आपके सामने एंजाइम दिया गया है। अब आते हैं नेक्स्ट पे, क्या लिख रखा है, फंक्शन ऑफ कोएंजाइम, इसका काम क्या होता है। कोएंजाइम एक्टिव एंजाइम को एक्टिवेट करता है। मतलब जो तुम्हारे पास कोएंजाइम पहुंचता है एंजाइम के पास, कहता है हे कोएंजाइम जाता है तो एंजाइम से कहता है हे एंजाइम हुआ था मारा मार दे, तो इनएक्टिव है तो एक्टिवेट करने की जिम्मेदारी कोएंजाइम की होती है। नेक्स्ट में क्या लिख रखा, इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन और इन फंक्शनल ग्रुप को ट्रांसपोर्ट करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, इन्हीं की होती है। नेक्स्ट में आपके सामने कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट के मेटाबॉलिज्म में क्या कर देते हैं, ये थोड़ा सा मदद करते हैं। एटीपी के रूप में एंजाइम प्रोडक्शन करना क्या होता है, इन्हीं का काम होता है। एटीपी के रूप में एंजाइम का प्रोडक्शन करना इन्हीं का काम होता है, जिसको हम कोएंजाइम के नाम से जानते हैं। ठीक, तो ये आपके सामने कोएंजाइम दिया गया है। नेक्स्ट में आपके सामने क्या लिख रखा, फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन बॉडी, मतलब हमारे शरीर के अंदर कोलेस्ट्रॉल का रोल क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, यानी सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल बताना है क्या होता है। ठीक है, उसके बाद इसके हमारे शरीर में रियल में रोल क्या होता है इसके बारे में आपको एक्सप्लेन कर देना है। ठीक है, तो ये आपके सामने क्या दे रखा, कोलेस्ट्रॉल की कहानी यहाँ से देखिए। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है आपके सामने, कोलेस्ट्रॉल एक प्रकार का लिपिड है। पहला दे रखा कंडीशन यहाँ से, जो शरीर को क्या कर देती है, सेल मेम्ब्रेन में पाई जाती है। मतलब हमारे पास कोएंजाइम एक तरह की लिपिड होती है और हमारी सेल मेम्ब्रेन किसकी बनी होती है, फास्फोलिपिड और प्लस में प्रोटीन की बनी होती है। तो यानी यहाँ पर क्या पाया जाता है, आपके सामने कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल एक स्टेरॉयडल लिपिड होता है। कोलेस्ट्रॉल एक तरह का स्टेरॉयडल लिपिड होता है जो बॉडी में हार्मोन विटामिन डी और पाचन के लिए क्या होता है, आपके सामने आवश्यक होता है। कहने का मतलब तुम्हारे पास जो कोलेस्ट्रॉल होता है एक स्टेरॉयडल लिपिड होता है जो बॉडी में जो भी हार्मोन होता है, विटामिन डी होता है, उसके पाचन में मदद करता है और आवश्यक बाइल एसिड बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा करता है। क्योंकि बताइए, जब बाइल रहेगा तो फैट का डाइजेशन कर पाएगा, जब फैट का डाइजेशन कर पाएगा तभी बाइल आपके सामने काम हो पाएगा। अब फैट का डाइजेशन हो पाएगा तो कोलेस्ट्रॉल का निर्माण हो सकेगा।
इसका फॉर्मेशन कहाँ पर होता है? लीवर में। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो बाइल कहाँ से निकलती है? आपके सामने लीवर में निकलती है। यह फूड आइटम जैसे मांस हो गया, अंडे, डेयरी प्रोडक्ट आदि में आपके सामने कोलेस्ट्रॉल भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल रहा इनके बारे में। इनका स्ट्रक्चर रियल में क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल की, ठीक हो, कोलेस्ट्रॉल की रासायनिक संरचना 4 हाइड्रोजन बॉन्ड रिंग होते हैं। कहने का मतलब इसमें 4 हाइड्रोजन बॉन्ड रिंग होते हैं जो स्टेरॉयडल न्यूक्लियस भी कहा जाता है। ठीक है, आपके सामने स्ट्रक्चर दिया गया है। अब इनका रियल में काम क्या होता है हमारे शरीर के अंदर, तो क्या लिख रखे हैं देखिए, सेल मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में। क्यों? क्योंकि ये लिपिड नेचर के होते हैं, तो सेल मेम्ब्रेन के पास यानी फॉर्मेशन में आपके कोलेस्ट्रॉल होता है। पहला हार्मोन सिंथेसिस में, देखिए हार्मोन सिंथेसिस में क्या करते हैं? कोलेस्ट्रॉल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बाइल एसिड के निर्माण में, मतलब जो तुम्हारे पास बाइल बन रहा हमारे किसके? लीवर के अंदर, उसके लिए भैया जरूर याद रखना, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाएगा तब भी दिक्कत हो जाएगी, तो आपको हार्ट अटैक हो गया, ब्लड संबंधी क्या होगा, ब्लड प्रेशर संबंधी बहुत सारी समस्या होगी। विटामिन डी के सिंथेसिस में इसका हम क्या कर सकते हैं? काम होता है। ब्रेन तथा नर्व कंडक्शन में इसका काम होता है। फैट सॉल्युबल विटामिन जैसे ए हो गया, डी हो गया, ई हो गया, के आदि के निर्माण में काम करता है। कौन? एडेक क्या करता है? फैट सॉल्युबल जो विटामिन रहता है एडेक वगैरह, इनके निर्माण में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ये कहानी आपके सामने कोलेस्ट्रॉल के बारे में दी गई थी। ठीक है, तो कोलेस्ट्रॉल पूछा था जो यहाँ पर हमने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है? डिस्कस डिजीज रिलेटेड मल न्यूट्रिशन ऑफ प्रोटीन, मतलब प्रोटीन से होने वाली बीमारियाँ, यानी प्रोटीन की कमी से जो देखो न्यूट्रिशन तो ले रहे बट उसमें बैड यानी प्रोटीन है या नहीं है, तो उससे होने वाली बीमारी के बारे में बताना पड़ेगा। वही सेम टू सेम यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया गया। तो ये दोनों क्वेश्चन एटलीस्ट सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ से क्या कर देते हैं, इसको हम बताते हैं। 43 पेज नंबर पे आ जाते हैं यहाँ से। ठीक है, तो ये आपके सामने देखिए 43 पे आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रोटीन क्या होती है? प्रोटीन से होने वाली बीमारियों के बारे में बताना पड़ेगा। तो प्रोटीन क्या होती है? प्रोटीन हाई मॉलिक्यूलर वेट वाला एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। कहने का मतलब प्रोटीन देखा जाए तो हाई मॉलिक्यूलर वेट वाला एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। पहला कंडीशन ये दिया गया। दूसरा, प्रोटीन अमीनो अम्ल की, ठीक है, अमीनो एसिड की लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। मतलब हमारे शरीर के अंदर जो तुम्हारे पास प्रोटीन रहता है वो अमीनो एसिड की एक बहुत बड़ी लंबी चेन होती है। किसकी? पॉलीपेप्टाइड की। क्यों? क्योंकि अमीनो एसिड क्या कर देते हैं, एक अमीनो एसिड दूसरे से जब जुड़ता है तो पेप्टाइड बांड से ही जुड़ता है, उसमें बहुत सारा जब बांड जुड़ जाता है तो उसे पॉलीपेप्टाइड बांड बोलते हैं। तो वही पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है। अमीनो एसिड आपस में जुड़कर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अमीनो एसिड को जुड़ने के लिए पेप्टाइड बांड की ज़रूरत होती है। किसकी? पेप्टाइड बांड की ज़रूरत होती है। प्रोटीन में केवल यानी टोटल 20 टाइप के अमीनो एसिड होते हैं। याद रखना, प्रोटीन में कितने तरह के अमीनो एसिड होते हैं? टोटल 20 तरह के अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका कंपोजिशन देखा जाए तो प्रोटीन में क्या पाया जाता है, यानी आपके सामने कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन वगैरह प्रचुर मात्रा में। बट नाइट्रोजन यानी हाइड्रोजन और नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। किसके बारे में? प्रोटीन में। इनका काम क्या होता है? बॉडी बिल्डिंग का काम होता है, यानी मसल हो गया, टिश्यू हो गया, रिपेयर करने में क्या कर देते हैं? इन्हीं का मदद करते हैं। एंजाइम और हार्मोन के फार्मेशन में इन्हीं का काम होता है। जो एंजाइम होता है और हार्मोन के फार्मेशन में इन्हीं का काम होता है। दूसरा, इम्यूनिटी यानी एंटीबॉडी बनाने में इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो ये आपके सामने काम हो जाएंगे इनके। इनकी कमी से होने वाली बीमारियां जिसे मल न्यूट्रिशन बोला जाता है, क्वास्कर होता है। पहला, दूसरा मेरासमस होता है। यही पूछा जाता है, कह देगा आपके सामने, कह देगा प्रोटीन डिफिशियंसी से होने वाली किन्हीं 2 बीमारियों के नाम बताना पड़ेगा। तो क्वासिकर हो गया, दूसरा आपके सामने क्या हो गया? मेरासमस हो गया। अब क्वासिकर क्या होता है? सीवियर प्रोटीन की कमी हो जाती है भैया, ज़्यादा प्रोटीन की कमी हो जाती है तो क्वासिकर हो जाता है। सिम्टम सूजन हो जाएगा, पेट बाहर होना, मसल में क्या हो जाएगी? कमजोरी हो जाएगी। अब मेरासमस क्या होता है? प्रोटीन और कैलोरी की मात्रा दोनों हो जाती है। ठीक है, तो लक्षण क्या होता है? वेट लॉस होगा, शरीर पतली होने लगेगी। अब हाइपोप्रोटीनिया बोला जाता है इसमें, और प्रोटोन्यूरिया बोला जाता है। किडनी डैमेज होने का खतरा से आपके सामने ये सब बीमारियां होती हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने संबंधी कुछ बीमारियां थीं आपके सामने यहाँ से। नेक्स्ट में आपके सामने क्या लिख रखा है? लिख रखा राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, मतलब ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी के बारे में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी के बारे में बताना पड़ेगा। तो इसके बारे में हम चलते हैं।
ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी क्या होता है, ये 2025 में और 2024 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था आपके सामने। यहाँ से देखिए क्या लिख रखा, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, इनके बारे में समझ में। इसमें ओरल के द्वारा ही क्या कर दी जाती है, लिक्विड चीज़ हमारे शरीर के अंदर इंटर कराई जाती है। तो क्या लिख रखा देखिए, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी एक तरल सुरक्षित यानी प्रभावी उपचार की विधि होती है। ठीक, यह प्रक्रिया का उपयोग शरीर में पानी का लवण की कमी की पूरा करने के लिए किया जाता है। कहने का मतलब किसी व्यक्ति के शरीर के अंदर जैसे वोमिटिंग हो गया, बहुत ज़्यादा क्या हो गया, उल्टी हो गई, बहुत ज़्यादा दस्त यानी डायरिया हो गया, पेट से बहुत ज़्यादा वाटर का लॉस हो गया, तो बताइए वो क्या होगा, डेथ के कगार पे चला जाएगा। तो उन्हीं को क्या कर देते हैं, सही करने के लिए यानी शरीर में पानी की मात्रा कम, लवण यानी साल्ट की मात्रा यानी इलेक्ट्रोलाइट की मात्रा पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, जिस थेरेपी का उपयोग करते हैं उसी को हम ओरल, ठीक है, ओरल रिहाइड्रेशन बोला जाता है। क्या बोलते हैं आपके सामने, ओरल रिहाइड्रेशन बोला जाता है, जो विशेष रूप से डायरिया वोमिटिंग जैसी स्थिति को हम करते हैं। जैसे मान आपको डायरिया हो गया तो वाटर का लॉस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वोमिटिंग हो जाएगा तभी वाटर का लॉस तगड़ा हो जाएगा। तो इन सबको सही करने के लिए हम क्या करते हैं, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी दिया जाता है। इनका मेन उद्देश्य क्या होता है, बॉडी में ब्लड को लेवल को मेंटेन करना, बॉडी में मतलब वाटर लेवल को मेंटेन करना इन्हीं की जिम्मेदारी होती है। बॉडी में तुम्हारे पास क्या कहते हैं, पानी नमक ग्लूकोज को संतुलन बनाए रखना, बहाल रखने की जिम्मेदारी इन्हीं की होती है। ठीक है, तो इससे जैसे इसलिए बोलते हैं पर्याप्त मात्रा में गर्मी में तो बल भर पानी पीजिए, जितना हो सके आप पानी पीजिए, खाना कम ही खाइए तो ज़्यादा सूटेबल रहेगा। इनका तरीका क्या होता है, ORS का घोल पानी में मिलाकर धीरे धीरे उनको क्या करना चाहिए, पिलाना चाहिए। पानी प्लस शर्करा प्लस साल्ट हो गया, प्लस में लेमन का मिश्रण हो जाएगा, मतलब पानी लीजिए, चीनी लीजिए, थोड़ा सा नमक डालिए, थोड़ा सा नींबू डाल के अच्छे से मिक्स करके बना के तैयार हो जाता है आपके सामने, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी तैयार हो जाती है। ये इसका लाभ क्या होता है, जानलेवा डिहाइड्रेशन से बचा होगा, क्योंकि पानी की यदि कमी होगी तो आपके सामने शरीर में दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, शरीर में आपके सामने क्या होगी, यहाँ से दिक्कत होगी, तो जाहिर सी बात है यहाँ से। ठीक, तो ये हो गया। सस्ती तथा घर पे उपचार आसानी विधि से किया जा सकता है। डिहाइड्रेशन यानी डायरिया हो गया, वोमिटिंग से कमी, पानी को दोबारा हम क्या कर सकते हैं, संतुलित में बना सकते हैं, क्योंकि पानी की भैया कमी होगी तो बहुत सारे आर्गन डैमेज होना, सही से कम नहीं कर पाते हैं। ठीक, तो ये आपके सामने ओरल रिहाइड्रेशन का इंट्रोडक्शन, इसका उद्देश्य क्या होता है, तरीका क्या होते हैं, इनसे लाभ क्या होता है, पूरा डिटेल में दे रखा है। नेक्स्ट में आपके सामने क्या होगा, 60 नोट ऑन यूरिया साइकिल। अब यूरिया साइकिल क्या होती है, इसको हम क्या कर देंगे, PDF में मेंशन कर देंगे। ठीक है, PDF में मेंशन कर देंगे तो ईजिली आप क्या कर सकते हैं, वहाँ से देख सकते हैं। इसमें यूरिया साइकिल बनाना पड़ता है आपको। ठीक है, थोड़ा सा हम बता देते बट उस साइकिल को आप देख लीजिएगा। यहाँ से यूरिया साइकिल आपके सामने कहाँ पर होती है, लीवर में। तो यूरिया साइकिल लीवर में होती है और ब्लड के द्वारा किडनी में पहुंचा दी जाती है, और यही किडनी क्या करता है, यूरिया फिल्टर करके शरीर से बाहर कर देता है। फर्स्ट टाइम यूरिया को मेटाबॉलिक पाथवे हेंस क्रेब फूड से, हेंस तुम्हारे पास हेंस, देखो क्या लिख रखा है आपके सामने, फर्स्ट टाइम यूरिया का मेटाबॉलिक पाथवे किसने किया था, हेंस क्रेब और प्लस में कूर्ट हेंसलेट ने 1932 में 1932 में इन्होंने किया था। ठीक, इनका स्ट्रक्चर आपके सामने, यूरिया का रियल स्ट्रक्चर आपके सामने ये है, NH2CO NH2 होता कैसे, ये कैसे बनता है, इनकी मैकेनिज्म हम थोड़ा सा आपके सामने यहाँ से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। देखो ये कैसे बनता है, यानी हमारे शरीर के अंदर होता है। देखिए ये आपके सामने क्या होगा, सबसे पहले अमोनिया गैस हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड होगा और आपके सामने अमोनिया गैस होगा। ध्यान से सुनना मेरे बाबू, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए होता क्या, इनसे एक हाइड्रोजन यहाँ चला गया, इनसे एक हाइड्रोजन यहाँ चला गया, तो यहाँ पर क्या बचा आपके सामने नीचे की तरफ NH2 बचा। ठीक, अब इससे आपके सामने यहाँ पर क्या बचा, NH2 बचा। ठीक, ये होता है यहाँ से। अब बताओ कार्बन डाइऑक्साइड से एक ऑक्सीजन ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, CO। तो ये बताओ आपके सामने NH2CO, यानी NH2 और CO, NH2 ही क्या कहलाता है आपके सामने, यूरिया कहलाता। अब यूरिया को घोलने के लिए क्या बना लेते हैं आपके सामने, H2 यानी पानी बन के तैयार हो जाता है।
ये बनता है आपके सामने यूरिया इस टाइप से हमारे। अब इसकी साइकिल होती है तो नॉर्मल बताएं स्ट्रक्चर, ये कहानी हो गई। यूरिया साइकिल टोटल इतने स्टेप में होती, 5 स्टेप में। सबसे पहले सिंथेसिस ऑफ कार्बोमिल फास्फेट होता है जो माइटोकांड्रिया के अंतर्गत होता है। सिंथेसिस ऑफ क्या होता है, सिट्रुलिन होता है, ये भी मतलब ये दोनों स्टेप क्या होता है, माइटोकांड्रिया के अंतर्गत होता है। ये भी यान सी है, देखो ये सब मेंशन किए हैं, आप याद टेंशन न लेना, ठीक है। हम ऑलरेडी मेंशन कर दिए किसमें, आपके सामने जो पीडीएफ बना गया उसमें, यहाँ से सिंथेसिस ऑफ द, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ द आर्जिनो, ठीक है, सक्सीनेट, आर्जिनो सक्सीनेट के सिंथेसिस में ये मदद करते हैं। क्लीवेज ऑफ द आर्जिनो, ठीक है, सक्सीनेट होता है। नेक्स्ट में फार्मेशन ऑफ यूरिया, यूरिया के फार्मेशन में ये सब कहाँ पर होता है, साइटोप्लाज्म में, यानी साइटोसोल जिसको बोला जाता है, इसमें पाया जाता है। उसके बाद आपको साइकिल बना देना, बस काम हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या पूछा है, नॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन तथा इन देयर इनसिग्निफिकेंस के बारे में बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यानी एबनॉर्मल जो तुम्हारे पास पेशाब है उसके बारे में बताना है यहाँ से, ठीक है। एबनॉर्मल हो गया, ठीक है। 65 ये कहा, जेनेटिक हो गया, 1 मिनट, ठीक। यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा था, पहला ये तो भूल रहे हैं भाई, इस पे चले आए। डिफाइन एंजाइम इन शॉर्ट, शॉर्ट को क्या कर देना, एंजाइम को आपको शॉर्ट में डिफाइन कर देना है। हम आपको दिखा देते हैं क्योंकि ये देखा जाए तो बड़ा लेंदी चैप्टर है, बट हम आपको शॉर्ट में दिखाते हैं एंजाइम होता क्या है, यहाँ से कहानी आती है। देखिए एंजाइम एक बायो कैटालिस्ट होता है। बायो कैटालिस्ट क्या होता है, ऐसा रिएक्शन जो किसी चीज़ को तेज कर देता है उसे को बायो कैटालिस्ट बोलते हैं। मतलब बायो कैटालिस्ट एक तरह का तुम्हारे पास जैसे कोई रिएक्शन 2 घंटा में हो रहा है, बायो कैटालिस्ट लगा दिया जाए तो रिएक्शन आपके सामने 2 या 10-4 मिनट में हो जाएगा, डिपेंड करता है किस तरह का एंजाइम है। जो जीवित कोशिका में शरीर यानी रासायनिक अभिक्रिया की गति को बढ़ाता और बिना अभिक्रिया से भाग लिए, कहने का मतलब जो तुम्हारे पास देखो ए बी कोई 2 बंदा बंदी है, लड़ रहे हैं, अब मान लेते ये झगड़ा करेंगे 1-2 घंटा लगेगा, बायो एंजाइम जाएगा उससे 10 मिनट में झगड़ा करा के काम खत्म करेगा, उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा बट इसको चढ़ा देगा, दोनों लड़ मर जाएंगे आपके सामने वो। तो वही लिख रखा देखिए, अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता बिना अभिक्रिया में भाग लिए, ठीक है। एंजाइम प्रोटीन के मॉलिक्यूल होते हैं जो स्पेशल सब्सट्रैक्ट के साथ क्रिया करके उत्पाद बनाते हैं। कहने का मतलब ये आपके सामने एंजाइम होगा, सब्सट्रैक्ट जब इस पे आएगा, इस पे जब सही से बाइंड होगा तो अपना एक्शन परफॉर्म करेगा, फिर प्रोडक्ट से आपके बाहर निकाल देगा, ये काम होता है। एंजाइम बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, जैसे डाइजेशन एंजाइम के द्वारा होता है, रिस्पायरेशन एंजाइम के द्वारा होता है, डीएनए की सिंथेसिस एंजाइम के द्वारा होता है। में महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाते हैं, एंजाइम के बारे में। ये आपके सामने क्या होगा, क्लासिफिकेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोनो टेंशन नहीं है। तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए हाइड्रोलेज हो जाएगा जो इसमें एमाइलेज इसका और प्रोटीएज इसका एग्जाम्पल है, ठीक। आपके सामने ऑक्सी डेरो, ठीक है, डेरो डेक्स यानी क्या होता है, डेक्टोसेज होता है जो कैटालेस होता है और एस्कार्बोकेज होता है इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट में आपके सामने एक ट्रांसफेरेज होता है जिसमें हेक्साकाइनेज हो गया, आपके सामने कोलिन एसिटाइल कोलिन ट्रांसफेरेज इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। आइसोमेरेज में क्या होगा, एलानीन हो जाएगा, एपीमेरेज हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। लाइसेज में तुम्हारे पास क्या होगा, एल्डोलेज हो जाएगा, फूरा, ठीक है, फ्यूमा है जी, फ्यूमराइज हो जाएगा। लाइगेज में तुम्हारे पास अमीनो एसिटाइल सिंथेटेज इसका एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब कहानी आगे की तरफ जाती है तो इसके लिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे कैसे काम करती है। सबसे पहले 1880 में सीए वुड्स नामक वैज्ञानिक ने एंजाइम सब्सट्रैक्ट एक्शन का कॉन्सेप्ट दिया था। इनके अनुसार 2 इन्होंने थ्योरी बताई थी, लॉक एंड की थ्योरी जो है एक्सप्लेन किया गया है, और इंड्यूस फिट थ्योरी के बारे में बताना है। अब ये इनके क्या करते क्या हैं, यानी एंजाइम को प्रभावित करने वाले कारक तापमान, यदि तापमान बढ़ेगा तो सही से एंजाइम वर्क नहीं करेंगे। पीएच, यदि एसिडिक पीएच रहेगा तभी सही से एंजाइम वर्क नहीं करेंगे। एंजाइम कॉन्सनट्रेशन, जितना एंजाइम कॉन्सनट्रेट रहेगा उतना तेज़ी से क्या करेगा, अपने रिएक्शन को परफॉर्म करेगा। तो ये कहानी आपके सामने होती है इनके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट में आपके सामने क्या लिख रखा है, यहाँ से दे दिया गया है, ठीक है, जिसका ठीक है 69 इसका था भाई, ठीक है। एबनॉर्मल, ठीक है, अब एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिया के बारे में, यूरिन के बारे में, पेशाब के बारे में बताना। एबनॉर्मल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ यूरिन किडनी तथा हेल्थ समस्या को निर्देश देता, मतलब किडनी एबनॉर्मल सही से काम नहीं कर पा रही तो समझो किडनी कहीं ना कहीं हमारे पास डैमेज होना शुरू हो गई है,
ठीक है। तो फिर क्या लिख रखा आपके सामने, जैसे यदि आपके पेशाब में प्रोटीन आता तो प्रोटीन यूरिया हो जाता। लिखा जब यूरिन में मतलब पेशाब में प्रोटीन की उच्च सांद्रता हो तो इस कंडीशन को प्रोटीन यूरिया बोलते हैं। अब बताओ, प्रोटीन जब खा रहे पेशाब के जरिए बाहर निकल रहा तो एक बीमारी हो जाएगी प्रोटोन्यूरिया। नेक्स्ट में आपके सामने ग्लाइकोसूरिया, मतलब जब पेशाब में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो उसे ग्लाइकोसूरिया बोलते हैं। ये डायबिटीज मिलाइटस को इंडिकेट करता है, मतलब आपको क्या हो चुका बाबू, डायबिटीज हो चुका है। ठीक है। हीमोटूरिया, मतलब आपके सामने जो पेशाब में ब्लड जब आता है तो उसे हीमोटूरिया बोला जाता है। यूरिन यानी यूरिनी ट्रैक को बैक्टीरिया को इन्फेक्शन के इंडिकेशन में मदद करता है। नेक्स्ट में आपके सामने क्या होगा, यूरो, ठीक है, बाइलोनोजन, मतलब आपके पेशाब में बाइल की मात्रा आने लगती है तो आपके सामने लीवर डैमेज हो सकता है, एनीमिया हो सकता है। अब कभी कभी पेशाब देखा जाए तो उसका कलर चेंज हो जाता है, ऑर्डर मतलब ठीक है, सुगंध चेंज होता है या क्लियरिटी भी चेंज हो सकती है, तो समझ जाना आपकी किडनी थोड़ा सा डैमेज हो चुकी है। तो ये आपके सामने एबनॉर्मल कॉन्स्टिपेंट के बारे में थोड़ा सा बता देना है। ये सब एक एक दो नंबर में पूछा जाता है। प्रोटीनूरिया के डिफाइन करिए तो बोल देंगे तुम्हारे पास जब हमारे पेशाब में यूरिया में क्या यानी प्रोटीन पाया जाता है तब होता है कंडीशन ये। अब जब हमारी पेशाब में यानी ग्लूकोज पाया जाएगा, जब हमारे पेशाब में हीमोग्लोबिन पाया जाएगा यानी ब्लड पाया जाएगा, तो ये अलग अलग कंडीशन थी। यहाँ से अभी बोले हैं ये वाला सेम टू सेम यहाँ पर जो था उसी को यहाँ डिफाइन कर देना है, बस काम हो जाएगा आपके सामने यहाँ से। ठीक, तो ये कहानी रही आपके सामने, ठीक है, इनके बारे में। अब यहाँ से जितना भी क्वेश्चन दिया गया प्लीज़ अब ध्यान से सुनिएगा। और अच्छे तरीके से इसे सॉल्व करिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने दे रखा, कॉमन टेबल साल्ट नहीं शुगर पूछा है जी। शुगर को हम चीनी बोलते हैं, नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, शुगर को चीनी बोलते हैं। तो चीनी मतलब सुक्रोज दिया गया, सुक्रोज इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से, यानी पहले का ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट में क्या दे दिया गया है, यहाँ कहानी चलती है, देखो कह दिया ग्लाइकोजन इन एनिमल आर स्टोर इन, मतलब तुम्हारे पास अब देखिए दो क्वेश्चन में पूछा है ग्लाइकोजन हमारे शरीर के अंदर कहाँ स्टोरेज किया जाता है। देखिए क्वेश्चन में पूछा स्टोरेज किया जाता है तो पहले लीवर और बाइल में, लीवर में तो किया जाता, बाइल का सिक्रीशन होता था एंजाइमेटिक, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये सही है। लीवर तथा स्प्लीन में, लीवर में किया जाता है, स्प्लीन में ऐसा कुछ भी नहीं किया जाता, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा आपके सामने। लीवर तथा एडिपोज टिश्यू, एडिपोज सपोर्ट प्रोवाइड करता तो ये भी नहीं हो जाएगा। लीवर तथा मसल में जब जरूरत पड़ती तो यहीं से निकलती है, तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये आपके सामने यहाँ से। नेक्स्ट में आप क्या सामने क्या लिख रहा है, हाउ मनी अमीनो एसिड आर प्रोटीन, भैया आप तो भैया 50 बार बोली है, अमीनो एसिड भैया कितने टाइप के, 20 तरह के होते हैं, ठीक है, आपके सामने तब प्रोटीन बनता है, तो डी ए वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट में चौथा नंबर, ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोटीन गिव, मतलब तुम्हारे पास हाइड्रोलिसिस मतलब पानी के द्वारा जब तोड़ा जाता है तो उसको बोला जाता है, तो उसमें तुम्हारे पास क्या बताया गया, सबसे पहले एल्कोहल नहीं तोड़ सकता, फैटी एसिड नहीं, अमीनो एसिड तोड़ सकता है, क्योंकि अमीनो एसिड जब यानी इसको प्रोटीन को तोड़ोगे तो अमीनो एसिड ही निकलेगा, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। पांचवा नंबर, इन विच, ठीक है, इन विच सॉल्वेंट लिपिड आर इनसॉल्युबल, मतलब तुम्हारे पास कौन सा ऐसा तुम्हारे पास यहाँ पर सॉल्वेंट है, ठीक है, जो आपके लिपिड में इनसॉल्युबल सही से घुल नहीं पाता है। क्लोरोफॉर्म एक इनऑर्गेनिक है तो इसमें घुल जाएगा, ईथर में घुल जाएगा, बट पानी में आपके सामने लिपिड नहीं घुलेगा, तो इनसॉल्युबल कहा है तो ये बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, आपके सामने क्या दे रखा है, छठा नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है आपके सामने, फेरेटिनिन। फेरेटिनिन क्या होती है, जो आयरन का जो होता है ना स्टोर करता हमारे शरीर के अंदर फेरेटिनिन के फॉर्म में। ये एम्स 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था, जो आपका गवर्नमेंट के एग्जाम एमसीआरई का पेपर आया था उसमें फेरेटिनिन कहा था स्टोरेज इज, ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर देना, आयरन के फॉर्म में स्टोरेज किया जाता है, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये, मतलब हमारे शरीर के अंदर जो आयरन होता है फेरेटिनिन के फॉर्म में स्टोरेज किया जाता है। सातवां नंबर क्या दे रखा आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेचुरेटेड फैटी एसिड, मतलब इसमें से कौन सा ऐसे एसिड होता है जो सेचुरेटेड फैटी एसिड होता है। आपके सामने क्या होता है, पल न्यूट्रिक एसिड होता है, पल न्यूट्रिक एसिड इज करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से। आपके सामने आठवां नंबर क्या दे रखा है, विटामिन इज एसेंशियल फॉर इन, यानी विटामिन इज एसेंशियल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रोडोप्सिन। रोडोप्सिन बताओ क्या होता है आपके सामने,
आँख के लिए होता है, ठीक है। रॉड सेल जो होता है उसके लिए होता है, जो देखने में मदद करता है, ठीक है। तो विटामिन ए को हम क्या बोलते हैं, रेटिनॉल बोलते हैं भैया। देखो ये आर से रेटिना, आर से रेटिनॉल, ऐसे याद कर देना, बस काम हो जाएगा। 9वां नंबर क्या क्वेश्चन पूछा है, कर दिया सिम्टम ऑफ द ग्वाइचर डिजीज। ग्वाइटर डिजीज का तुम्हारे पास जो सिम्टम होता है, पहले लीवर तथा स्प्लीन क्या हो गया, इन्लार्जमेंट हो जाती है, तो सही है। बोन इरोजन हो जाती थी, ये भी सही है। मेंटल रिटार्डेशन होता है, ये भी सही, मतलब ऑल ऑफ दीज पे क्या कर देंगे हम, करेक्ट मार देंगे यहाँ से। फंक्शन ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन हमारे शरीर के अंदर करता क्या है, इसके बारे में बताना पड़ेगा। तो क्लोरीन हमारे शरीर के अंदर एसिड बेस को मेंटेन करता है, जाहिर सी बात सही, जो पानी को पकड़ के करता है। ऑस्मोटिक बैलेंस मेंटेन करता है, ये और ये दोनों सही है, तो मतलब सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके सामने, सही हो जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट में आपके सामने क्या पूछा है, रिकेटस एंड एस्टोमेलाइसिस इज कॉजेज ऑफ द डिफिशियंसी विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से ये होता है। क्या लिख रखा, क्वांटिटी टेस्ट फॉर लिपिड। लिपिड के लिए तुम्हारे पास कौन सा टेस्ट किया जाता है, कईयों टेस्ट होता, कोई भी लिख सकते हो, जैसे सुडाल थर्ड, ठीक है, ये आपके सामने थर्ड टेस्ट होता, कईयों टेस्ट हो सकता है आपके सामने लिपिड का, ठीक है। तो अलग अलग टेस्ट होते हैं आपके सामने लिपिड, कोई भी जो 2 4 5 होता ना, कोई भी एक लिख देना, काम हो जाएगा। माइक्रोसिस्टिक एनीमिया है, मतलब तुम्हारे पास माइक्रोसिस्टिक एनीमिया में जो आरबीसी होती है बहुत छोटी हो जाती है, यानी आपके सामने क्या हो जाएगा, यहाँ से लिख देंगे आपके आरबीसी स्मॉल साइज की हो जाती है। आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है भैया, हर एक पौधे को पता, आपके सामने राइबो न्यूक्लिक आपके सामने एसिड हो जाता है यहाँ से, ठीक। अब क्या लिख रखा आपके सामने, कबू, यानी क्या लिख रखा आपके सामने, ठीक है, कबू यानी कम्बू वैक्स होता है। कम्बू वैक्स एक तुम्हारे पास वेजिटेबल वैक्स के अंतर्गत आती है, ये आपके सामने क्या हो जाएगा, वेजिटेबल बॉक्स यानी वैक्स के अंतर्गत आती है, तो इस पे टिक मार देंगे। नेक्स्ट में क्या लिख रखा आपके सामने 16 नंबर, हिपैटिक फोरासिस इज कॉजेज द डिफिशियंसी ऑफ डिजीज, मतलब तुम्हारे पास लीवर संबंधी जो बीमारी होती है आपके सामने जिंक की कमी से होती है, नहीं, ये जिंक की कमी से नहीं होती, तो फॉल्स हो जाएगा। फैट आर, ठीक है, फैट आर लिपिड, फैट आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, मतलब जो तुम्हारे पास फैट होते हैं रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं, भैया नहीं, फैट रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा ये भी। अब क्या आ जाते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, क्या दे दिया गया, क्वासिकर अकर्स इन द डिफिशियंसी ऑफ द विटामिन, अभी बोले विटामिन क्वासिकर तथा मेरास्मस की बीमारी होती है। प्रोटीन इन सल्फर कंटेनिंग इन बी कॉम्प्लेक्स विटामिन, मतलब जब प्रोटीन क्या करता है, सल्फर कंटेन करता है तो बी कॉम्प्लेक्स होता, नहीं तो ये भी फॉल्स हो जाएगा आपके सामने यहाँ से। नेक्स्ट में क्या लिख रखा है सामने, थ्रम्बोसाइटोपिनिया इज ए डिफाइंड द इंक्रीजिंग प्लेटलेट, मतलब आपके प्लेटलेट जब बढ़ेगा तो उसे थ्रम्बो, ठीक है, साइटोपिनिया नहीं बोला जाता है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा यहाँ से। तो इस तरह से देखा जाए तो 1 घंटा 20 मिनट के अंदर, लगभग 21 मिनट हो चुका है कि अंदर हमने क्या थोड़ा सा फास्ट चले हैं, अन्य पेपर की तुलना में थोड़ा सा फास्ट चले हैं, ठीक है। तो ये कहानी रही इनके बारे में, 2025 का फुल पेपर एनालिसिस को हमने अच्छे से कंबाइन कर लिया है। अब क्या करना है, इसको PDF मंगा के आराम से क्या कर देना, बैठ के घर पे पढ़ लेना, आपकी नैया पार हो जाएगी। अब कोई भी डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, उसका भी निवारण किया जाएगा, ठीक। तो चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट मेरे भाई।